हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए, वेलकम टू मिशन संभव 2.0। और आज हमारा जीएसटी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन का जो रिवीजन सेशन रहेगा वो दो टॉपिक्स पे होगा, आरसीएम एंड ईसीओ और सेकंड कंपोजिशन लेवी। आई होप रिवीजन सेशन आपको आपकी पढ़ाई के लिए हेल्प कर रहे होंगे। और यस, आपको रिवीजन सेशंस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहे होंगे तो आपकी कमेंट्स जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ जो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा मिशन संभव जीएसटी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन जो है ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के रिवीजन सेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपको मिशन संभव के लिए कैसे सब्सक्राइब करना है, मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें अगर आप हमारे वेबसाइट पे सब्सक्राइब करते हो तो आपको अपडेटेड चार्ट बुक और अदर मटेरियल जो मिशन संभव में मैं देने वाला हूँ वो आपको मिल जाएगा। और रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे फ्री है और आपको सब्सक्राइब करना है मेरा यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इमीडिएटली अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हाँ, क्वेश्चनर्स का मैं चैप्टर्स बहुत सारे चैप्टर्स क्वेश्चनर्स के मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। कुछ चैप्टर्स में ग्रेजुअली जैसे मुझे टाइम की अवेलेबिलिटी होती है क्वेश्चनर्स के चैप्टर में रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ या कुछ चैप्टर्स के करने वाला हूँ। तब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी जीनी बुक भी ग्रेजुअली अपडेट हो रही है। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते रिवीजन। और अभी हमारा टॉपिक जो रहेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ईसीओ। आर यू रेडी? येस और नो? चलो। रिवर्स चार्ज में आपको दो सेक्शन है। एक 9.3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ईसीओ, पहले ये देख लेते हैं। तो तीन सेक्शंस हमें इस चैप्टर में देखने हैं। एक है 9.3, दूसरा है 9.4 और उसके बाद में 9.5। 9.3 ये जो है कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई करेगा, और वो गुड्स और सर्विसेज जो नोटिफाई होगी उसके केस में रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट पे आएगा एंड रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, यानी टैक्स रिसिपिएंट को देना पड़ेगा। 9.3 का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और ये रिवर्स चार्ज का एक फ्लो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। अगर ये फ्लो आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात। ओके, तो ये स्टार्ट करने के पहले एक कंप्लीट रिवर्स चार्ज के पॉइंट वाइज मैनर में मैं आपको पूरा फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब रिवर्स चार्ज का पूरा फ्लो देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक मिनट बेटा। हाँ, अब रिवर्स चार्ज, ठीक है, रहने दो, मोबाइल दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो रिवर्स चार्ज में जहाँ तक है, यहाँ दो पार्टी लेते हैं, एक सप्लायर और एक रिसिपिएंट। सप्लायर जो है, सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई वो जो है रिसिपिएंट को कर रहा है। सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई जो रिसिपिएंट को कर रहा है, तो ये सप्लाई नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज है। मतलब 9.3 में गवर्नमेंट ने ये गुड्स या सर्विस का जहाँ तक है, जैसे जीटीए सर्विस हुई, स्पॉन्सरशिप सर्विस हुई, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ओके जीटीए स्पॉन्सरशिप सर्विस हुआ, या उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जीटीए हुआ, स्पॉन्सरशिप सर्विस हुआ, लीगल एडवोकेट सर्विस हुआ, समझ लो एडवोकेट सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, जीटीए सर्विस दे रहा है नोटिफाइड पर्सन को, स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया जा रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को। तो सप्लायर जो है ऐसे कोई गुड्स या सर्विसेज दे रहा है जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9.3 फॉर रिवर्स चार्ज, या 9.3 में नोटिफाइड है अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, रिवर्स चार्ज में वो नोटिफाइड है। तो वो केस में यहाँ पे पूरी प्रोसेस कैसी होगी, पूरा ध्यान से सुन लो, फटाफट यहाँ पे ध्यान से सुन लो। अब ऐसे केस में सप्लायर, ओके, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि जो सप्लायर का नोटिफाइड है वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। अब मैं आपको बता दूं, 9.3 के रिवर्स चार्ज में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो ये कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वो रजिस्टर्ड होगा तो भी टैक्स वो नहीं देगा, उसका टैक्स रिसिपिएंट देगा, और वो अनरजिस्टर्ड होगा तो भी टैक्स वो नहीं देगा, उसका टैक्स रिसिपिएंट देगा। अब समझ लो सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो लॉ ये कहता है कि टैक्स इनवॉइस ये बनाएगा, इनवॉइस में आरसीएम पे ये टिक कर देगा, और जो इनवॉइस में आरसीएम पे वो टिक कर देगा उसका टैक्स जो है ओके रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को पे कर देगा। या फिर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ओके, तो अनरजिस्टर्ड में तो वो अपना नॉर्मल इनवॉइस बनेगा, और रिसिपिएंट वो केस में सेल्फ इनवॉइस बनाएगा एज अ कवरिंग डॉक्यूमेंट और रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। लेकिन 9.3 में अगर आपका गुड्स और सर्विस नोटिफाइड है तो टैक्स रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट ही देगा।
इसमें सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, जो भी सप्लायर रिवर चार्ज के सप्लाई करते हैं तो ये सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलता है। ओके, आई रिपीट, ये सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलता है। ओके, आईटीसी चैप्टर के सेक्शन 17(3) के हिसाब से ये सप्लाई उनका ये सप्लाई एग्जाम सप्लाई माना जाता है, जबकि एग्जाम नहीं है, रिसिपिएंट टैक्स देता है उसका, लेकिन इनको आईटीसी ब्लॉक कर दी है। लेकिन ओके, कुछ ऐसी सर्विसेज है जहां ओके फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी सर्विस है जहां फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया हुआ है। जस्ट मिनट। ओके, अब फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया है मतलब क्या? ओके, फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया है का मतलब क्या? मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जीटीए को दो ऑप्शन दिए, 12%, 5%, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, तो वहां पे भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके वहां पे भी दो ऑप्शन दिए। ओके, मोटर व्हीकल के केस में, या कॉपीराइट सर्विसेज, वहां पे भी दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यस बेटा, कुछ ऐसी सर्विसेज है जहां ओके, जस्ट मिनट, मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे रिवर चार्ज में आईटीसी नहीं मिलता है, इसलिए फॉरवर्ड चार्ज में वो ऑप्शन दिया गया है। अब देखो फटाफट थोड़ा फ्लो में आते हैं, थोड़ा फ्लो यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब आ जाते हैं इधर रिसिपिएंट जो टैक्स देगा वो रिवर चार्ज में टैक्स देगा और लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आएगी। हाँ, पर रिसिपिएंट जो है यहाँ पे ये रिवर चार्ज में इनवर्ट सप्लाई, क्योंकि है तो इनवर्ट सप्लाई, रिवर चार्ज में टैक्स देते वक्त वो आईटीसी यूज नहीं कर सकता है, उसे पूरा कैश लेजर के थ्रू देना पड़ता है। लेकिन वो पेमेंट करने के बाद, आई रिपीट, वो पेमेंट करने के बाद जो है उसका आईटीसी जरूर ले सकता है। इसलिए देखो आपके उस मंथ में दो टैक्स लायबिलिटी आती है। ओके, समझ लो ये रिसिपिएंट बिजनेसमैन है और ये रिसिपिएंट बिजनेसमैन है और ये आउटवर्ड सप्लाई भी करता है। तो ऐसे केस में इसका जो आउटपुट टैक्स है वो आउटपुट टैक्स एक उसकी लायबिलिटी आएगी और एक रिवर चार्ज की लायबिलिटी आएगी। लेकिन बेटा यहाँ पे एक इफेक्ट ध्यान रखना कि ये रिवर चार्ज में पे भी करेगा अलग से और इसका ऊपर क्रेडिट भी लेगा और क्रेडिट आउटपुट टैक्स में लेगा। तो 18,000 वो पे भी करेगा और उसका क्रेडिट भी लेगा। आई होप ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो एक रिवर चार्ज का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। तो 9(3) की अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, जस्ट मिनट, हाँ, अगर हम 9(3) की बात करें बेटा, तो 9(3) के केस में वो अगर सर्विस नोटिफाइड है, गुड्स और सर्विस, तो टैक्स रिसिपिएंट ही देगा। लेकिन 9(4) के केस में मैं आपको बता दूं, ओके, 9(4) का रिवर्स चार्ज जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगता है, सीमेंट होगा या फिर इनपुट्स 80% से कम परचेज किया होगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है ओके और लेने वाला रजिस्टर्ड है, तो वो केस में ही रिवर्स चार्ज लगेगा और लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आएगी। और तीसरा बेटा 9(5) अप्लीकेबल इन केस ऑफ ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, थोड़ा हम बाद में लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे ये 9(5) जो है यहाँ हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 9(3) और 9(4) के रिवर्स चार्ज देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे 9(3) और 9(4) के रिवर्स चार्ज क्या है? तो 9(3) और 9(4) का सबसे पहले रिवर्स चार्ज देख लेते हैं, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए के केस में हु शुड बी सप्लायर? सप्लायर जीटीए होना चाहिए हु हैज नॉट पेड जीएसटी एट 12%, मतलब वो 12% वाला ऑप्शन नहीं ले रहा है, और सर्विसेज टू नोटिफाइड पर्सन होगा, तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आएगी। चलो ये चार्ट में देखते हैं। जीटीए को उन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं, एक 12% वाला ऑप्शन दिया है और जीटीए को एक 5% वाला ऑप्शन दिया है। अगर वो 12% वाला ऑप्शन ले रहा है, सुनिएगा, अगर वो 12% वाला ऑप्शन ले रहा है तो वो केस में जीटीए जो है ओके अपना टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है। ओके, तो 12% वाले ऑप्शन में वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है, और वो फॉरवर्ड चार्ज में दे रहा है तो वो जो है यहाँ पे आईटीसी ले सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है, और वो केस में वो आईटीसी ले सकता है। पर ख्याल रहे ओके, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में दे रहा है तो उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ओके इन द इनवॉइस के वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे रहा है, और ये केस में वो अपने इनपुट का आईटीसी ले सकता है। लेकिन अगर 5% होगा तो 5% विदाउट आईटीसी होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा जीटीए को, और वो केस में रिसिपिएंट टैक्स देगा। अब ये केस में रिवर्स चार्ज कहाँ अप्लीकेबल होता है? तो ये केस में रिवर्स चार्ज ओके सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। अगर जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, फिर रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो, अगर जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है तो रिवर चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा, रिवर चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा हु इज पेइंग द फ्रेट। फ्रेट में भी कंसाइनर पे कर रहा होगा, फ्रेट में भी कंसाइनी पे कर रहा होगा, जो भी फ्रेट पे कर रहा है तो रिवर चार्ज में वो टैक्स देगा। लेकिन इसको भी एक एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन चैप्टर में या आप जीटीए सर्विस पढ़ोगे तो मैंने ये एग्जम्पशन दिया हुआ है कि अगर सर्विस लेने वाला, सुनना, अगर सर्विस लेने वाला गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी होगा, लोकल अथॉरिटी होगा, और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग
डिडक्टिंग टीडीएस। अब टीडीएस कॉन्सेप्ट जो अगर आपको याद आ रहे होंगे तो गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए है और उनको जीटीए सर्विस दिया गया तो वो एग्जम्प्ट होगी, वो एग्जम्प्ट होगी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर जीटीए ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड कैटेगरी में आ रहे होंगे। अब नोटिफाइड कैटेगरी में आ रहे हैं मतलब क्या, मतलब अगर उनकी रजिस्टर्ड फैक्ट्री होगी, रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, या सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, बॉडी कॉर्पोरेट होगा, फर्म होगा, एलएलपी, एओपी होगा, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गए और वो अनरजिस्टर्ड हो गए और ये नोटिफाइड कैटेगरी में आते हैं, तो यस यहाँ पे रिवर चार्ज लगेगा। ओके, और रिवर चार्ज में इन अनरजिस्टर्ड पर्सन पे टैक्स आएगा और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू जीएसटी हो गया अंडर सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर, और इनको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, इनको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन। अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब क्या, मतलब जिसकी फैक्ट्री नहीं है, जो सोसाइटी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, इन शॉर्ट अगर वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और जिनकी फैक्ट्री नहीं है तो उनको सर्विस एग्जम्प्ट ही दे दिया है। तो ये था हमारा जीटीए सर्विस से रिलेटेड पहला रिवर चार्ज। अगर समझा होगा तो फटाफट जीटीए टाइप करो, अगर समझा होगा तो फटाफट जीटीए टाइप करो। उसके बाद में नेक्स्ट रिवर चार्ज जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है वो मोटर व्हीकल का रिवर चार्ज है। अब ये मोटर व्हीकल का रिवर चार्ज समझिएगा। ये डायरेक्ट चार्ट से समझाता हूं। रिवर चार्ज है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रिवर चार्ज है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, और एक होता है देखो मोटर व्हीकल रेंट पे देना और एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होना। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे अगर कोई टैक्सी है और टैक्सी मीटर टैक्सी है तो वो आपको बैठा के लेके जा रहा है, और वो आपको बैठा के लेके जा रहा है, या टैक्सी में आपको बैठा के लेके जा रहा है, बस में आपको बैठा के लेके जा रहा है, तो वो पैसेंजर को लेके जा रहा है जिसके वो कुछ अमाउंट लेगा या टिकट चार्जेस लेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो वहां रिवर चार्ज नहीं है, वहां फॉरवर्ड चार्ज है। हम स्पेशली क्या बात कर रहे हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब व्हीकल आपके कंट्रोल में आ गया, आपको जहां जाना है व्हीकल आप रेंट पे ले रहे हो और आपको जहां जाना है वहां जा सकते हो, उसमें कोई स्पेसिफाइड रूट नहीं है। जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में स्पेसिफाइड रूट है कि भाई यहां से यहां तक लेके जाएंगे। तो पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में कोई स्पेसिफाइड रूट नहीं है। एक सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है जो ये एरिया में है कि कब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल माना जाएगा और कब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस माना जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में व्हीकल का कंट्रोल आपके पास नहीं है, आप उस व्हीकल में बैठोगे, स्पेसिफाइड रूट पे जाओगे और उसको पेमेंट करोगे, वहां रिवर चार्ज नहीं, वहां फॉरवर्ड चार्ज है। रिवर चार्ज कहां पे है, रिवर चार्ज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में रिवर चार्ज है। चलो, ये रिवर चार्ज बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड्स है। अगर बहुत, अब रिवर चार्ज जब भी पढ़ोगे तो ध्यान से सुनना, अगर ऐसा 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 हुआ तो रिवर चार्ज, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज। तो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। हाँ, अब रिवर चार्ज कौन से एरिया में, ऐसा मोटर व्हीकल आपने रेंट पे लिया, जैसे कार ली, बस लिया, कहीं आप ट्रिप पे जा रहे हो कार ले रहे हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो बस पे ले रहे हो, या एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेंट पे लिया, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ने रेंट पे लिया, कार हो, बस हो, या ऑटो, स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, ऑटो एक्सेट्रा, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, वो रेंट पे लिया। समझ लो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, यानी ट्रक ट्रैक्टर रेंट पे लिया होगा। अगर ट्रक ट्रैक्टर रेंट पे लिया होगा तो वो केस में रिवर चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई भी सप्लाई ट्रक ट्रैक्टर रेंट पे दे रहा है तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा। रिवर चार्ज कौन से एरिया में अप्लीकेबल होगा, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा तो ही होगा। उसमें भी अब दो पैरामीटर है, अगर आप ध्यान से देखोगे और आपने मेरा क्लास किया होगा तो चार्ट याद आ जाएगा। उसमें भी दो पैरामीटर है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट कंसिडर्ड इन द कंसिडरेशन। नॉट इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन मतलब क्या, समझ लो कोई सप्लायर आपको कार रेंट पे दे रहा है, बस रेंट पे दे रहा है, और वो कह रहा है कि इसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगी, 20 रुपीज पर किलोमीटर रेंट रहेगा या मंथली रेंट रहेगा, फ्यूल कॉस्ट उसकी इंक्लूडेड होगी। फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होगी तो आगे बढ़ेंगे, अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होगी तो वहां रिवर चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा। रिवर चार्ज होने के लिए मोटर व्हीकल रेंट पे दिया गया, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो रिवर चार्ज में आगे बढ़ेगा। उसके बाद में सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। आई रिपीट, सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो रिवर चार्ज आएगा। तो और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में सप्लाई होना चाहिए।
अगर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में सप्लाई होता है यानी बॉडी कॉर्पोरेट को दिया यानी टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का रिवर्स चार्ज 6 फैक्टर्स पे है। पहला, ओके, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए। दूसरा, सुनिएगा, ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ओके, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स होना चाहिए। आई रिपीट, ओके, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए। तीसरा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होनी चाहिए। चौथा, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। ओके, ये पांचवा फैक्टर है। और यहाँ पे जो रेंट कर रहा है उसने 12% वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने 12% वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी दो ऑप्शन है, 5% और 12%, तो यहाँ पे अगर उसने 12% वाला ऑप्शन लिया होगा तो उसको फिर फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा। ओके, उसने 12% वाला ऑप्शन नहीं लिया होगा तो ये सारे फैक्टर हो गए तो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। ओके, अगर आपको ये समझा होगा, जीटीए सर्विस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दो है, जीटीए सर्विस और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ओके, तो अगर ये दोनों समझे होगे तो फटाफट यहाँ पे क्या करना है, आपको लाइक करना है। और मैं को प्रेजेंट ही लगाना है, मतलब लाइक करना है। ओके, तो चलो फटाफट आपको लाइक करना है यहाँ पे और थंब देना है। तो चलिए, ये हुआ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो ये सेक्टर हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर खत्म हुआ। उसके बाद सेक्टर वाइज रिवर्स चार्ज याद करोगे तो आपको मजा आएगा। चलो, ओके, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। उसके बाद में लेते हैं लीगल सर्विसेज। उसके बाद में लेते हैं लीगल सर्विसेज। अब लीगल सर्विसेज में यहाँ पे ये समझा कि नहीं समझा? समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। चलो, अब उसके बाद में लीगल सर्विस। लीगल सेक्टर में रिवर्स चार्ज कहाँ आता है? अगर सप्लायर इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट होगा। ओके, और वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा होगा। और कौन सी सर्विस दे रहा होगा? लीगल सर्विस दे रहा होगा। अगर वो लीगल सर्विस दे रहा है और इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट होगा और बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, तो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। नाउ, अब मेरा ये क्या कहना है, इसके साथ थोड़ा एग्जम्पशन भी पढ़ लेना। अगर आपने इसके पहले का एग्जम्पशन चैप्टर का रिवीजन किया होगा तो लीगल सेक्टर में एग्जम्पशन भी है, एग्जम्पशन भी है। तो मैं अगर दोनों साथ में चलाऊं तो यहां पे देखिएगा, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और लीगल सर्विस दे रहा है तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। ओके, रिवर्स चार्ज में बिल्कुल ध्यान में रखना कि ऐसा 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 हुआ तो रिवर्स, नहीं तो फॉरवर्ड। नहीं तो फॉरवर्ड मतलब क्या? मतलब एक टेबल मैंने नीचे दिया है, आरसीएम इफ ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, मतलब ऐसा 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 हुआ तो रिवर्स, नहीं नहीं तो फॉरवर्ड। फिर सप्लाई टैक्स देगा। मतलब आरसीएम होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चाहिए? ओनली इफ लीगल सर्विस सप्लाइड बाय एडवोकेट, यानी ये रिवर्स चार्ज तभी अप्लीकेबल है इफ सप्लायर एडवोकेट होगा। ओके, सप्लायर एडवोकेट होगा। अगर सप्लायर एडवोकेट नहीं है, ओके, सॉरी, सप्लायर एडवोकेट होगा और उसकी लीगल सर्विस होगी, यानी एडवोकेट भी होना चाहिए और उसकी लीगल सर्विस भी होना चाहिए। अगर सर कोई एडवोकेट है और लीगल सर्विस नहीं दे रहा है, एडवोकेट वास्तु की सर्विस दे रहा है, ओके, या एडवोकेट जो है यहाँ पे यस कोई इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस दे रहा है या रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी सर्विस दे रहा है, तो वहां रिवर्स चार्ज नहीं। ये मत मानना कि एडवोकेट की सारी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में आती है। एडवोकेट की अगर लीगल सर्विस होगी तो वो नोटिफाइड है अंडर रिवर्स चार्ज। अगर ऑल अदर सर्विसेज ऑफ एडवोकेट होगा तो क्या उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा? हाँ, फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। दूसरा, ओके, सर्विस एडवोकेट ने दिया होगा, मे बी इंडिविजुअल एडवोकेट, मे बी सीनियर एडवोकेट और मे बी फर्म ऑफ एडवोकेट, ओके, तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। समझ लो, अगर यहाँ पे सीएसीएस सीएमए होगा तो लीगल सर्विस दे रहा है, पर सीएसीएस सीएमए होगा तो नहीं, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, यहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो लीगल सर्विस बाय द एडवोकेट होना चाहिए, उसमें भी एडवोकेट कंपनी होगी तो फॉरवर्ड चार्ज है। ओके, जहां तक ये देखा जाए तो रिवर्स चार्ज हम देख रहे हैं। दूसरा, सर्विस अप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी को दिया तो ही रिवर्स चार्ज है। अब इसके साथ एग्जम्पशन वाला चार्ट याद करो। ओके, चलो, आपको याद नहीं होगा तो मैं ले लेता हूं, आपको नहीं याद होगा, आपने नहीं किया होगा तो मैं ले लेता हूं, डोंट वरी, आई एम हियर। ओके, तो किस बात की फिक्र? तो अब अगर आपको एग्जम्पशन वाला चार्ट याद होगा तो लीगल सर्विस में हमने क्या देखा था? ठीक, अरे यार, किधर गया किधर गया? आजा आजा बेटा, आजा आजा, चलो आजा आजा आजा, आ गया। तो लीगल सर्विस वाला एग्जाम्पशन साथ साथ में देख लेना। अगर एडवोकेट सर्विस देता है और बिजनेस एंटिटी को देता है और उस बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो वो सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी और रिवर्स चार्ज में भी टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एडवोकेट सर्विस, सुनिएगा, वो एडवोकेट सर्विस या ओके बिजनेस एंटिटी को दिया और उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा, ओके, तो ऐसे केस में करंट ईयर में टैक्स आएगा और वो भी रिवर्स चार्ज में आएगा। याद आ रहा है क्या?
ओके, याद आ रहा है क्या? और अगर एडवोकेट ने नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जम्प्ट ही है, एडवोकेट ने गवर्नमेंट को दिया तो एग्जम्प्ट है, एडवोकेट ने अनादर एडवोकेट को दिया तो वो केस में भी एग्जम्प्ट है। तो मेरा बस आपको क्या कहना, मेरा बस आपको ये कहना है कि ये रिवर्स चार्ज भी है और साथ साथ में आपने एग्जम्पशन भी पढ़ लेना है इसके साथ के, तो आपका बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। चलिए, तो अब ये देखो हमने यहाँ पे देखा रिगार्डिंग टू एडवोकेट सर्विसेज। अच्छा, जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, लास्ट कंडीशन। मतलब अगर वो बिजनेस एंटिटी इंडिया के बाहर होगी तो रिवर्स चार्ज नहीं अप्लीकेबल होगा, वो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो ही रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। उसके बाद में ओके, नेक्स्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर ये जो होते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहा जाता है। और ये आर्बिट्रेटर बिजनेस एंटिटी को इन टैक्सेबल टेरिटरी सर्विस देंगे तो वो केस में रिवर्स चार्ज बिजनेस एंटिटी पे आएगा। हाँ, अब गवर्नमेंट सेक्टर में ओके, थोड़ा आप यहाँ पे चेक कर लेना, और अगर आपके नोट्स में करेक्शन नहीं हुआ होगा तो ये करेक्शन कर लेना। अब गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्या करेक्शन करना है? ओके चलो, थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर का चार्ट से समझा देता हूँ नाउ। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट, डायरेक्ट चार्ट पे आते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। और ये अगर आपका चार्ट यहाँ पे, हाँ मैंने ये करेक्शन चार्ट में एक बार पहली प्रिंट होने के बाद दूसरे प्रिंट में किया है, हो सकता है आपके पास चार्ट पहले प्रिंट का होगा। अगर पहले प्रिंट का चार्ट होगा तो ये करेक्शन आपने कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है और अभी के अभी मेरे साथ इसको अपडेट कर देना है। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, एंट्री 5 और 5 है। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, सुनिएगा, हाँ, तो ऑल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट पहले क्या रखना कि गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस देगी और वो सर्विस बिजनेस एंटिटी को देगी, ओके, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो पहला थॉट, सारी सर्विसेज गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को देती है तो रिवर चार्ज है, रिवर चार्ज है। सुनो अब ध्यान से, बिजनेस एंटिटी को देती है तो रिवर चार्ज है, एक्सेप्ट पार्ट 2 एंड पार्ट 3। यानी पार्ट 2 में आने वाली सर्विसेज और पार्ट 3 में आने वाली सर्विसेज, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर, आई होप आपको ये समझा होगा। तो एक्सेप्ट पार्ट 2 और पार्ट 3। अब इसके साथ साथ आपके पास एग्जाम्पशन वाला चार्ट होगा तो वो भी बहुत अच्छा है। ओके, एग्जाम्पशन वाला चार्ट जो मैंने बनाया तो साथ में पढ़ा देता हूं। तो देखो, जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देंगे वो रिवर चार्ज में है। ओके, एक्सेप्ट पार्ट 2 और पार्ट 3। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपने ओके मेरा एग्जाम्पशन वाला लेक्चर रिवीजन का किया होगा या आपने जो है ये गवर्नमेंट वाला चार्ट देखा होगा, हाँ, एक गवर्नमेंट वाला चार्ट मैंने आपको रिवाइज किया था और ये एग्जाम्पशन में रिवाइज किया था। तो देखो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, पूरा एक बार अच्छे समझ लो। अगर गवर्नमेंट दो टाइप की सर्विसेज मैंने क्लासिफाई की थी, एक जनरल और एक स्पेशल। अगर गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विस देता है तो एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट अगर जनरल पब्लिक को सर्विसेज देता है तो एग्जम्पशन है। टैक्सेबल कब आता है? टैक्सेबल तब आता है जब वो बिजनेस एंटिटी को देता है, और बिजनेस एंटिटी को देता है तो रिवर चार्ज में टैक्सेबिलिटी है। ओके, रिवर चार्ज में टैक्सेबिलिटी है, और उसमें भी जो बिजनेस एंटिटी को वो सर्विस दे रहा है उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, मतलब छोटी बिजनेस एंटिटी होगी तो उसको भी एग्जम्प्ट है। ओके, तो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो रिवर चार्ज है, जनरल पब्लिक को दे रहा है तो एग्जम्प्ट ही है, सवाल ही नहीं वहां पे रिवर चार्ज का। ओके, ये पॉइंट समझा क्या? समझा होगा तो वन टाइप करो, समझा होगा तो वन टाइप करो। हाँ, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पशन में ये भी पढ़ाया था कि कुछ स्पेशल सर्विसेज है, स्पेशल सर्विसेज में रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होता है। ये सर्विसेज अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स आएगा। वो सर्विसेज किसी को भी दो, पब्लिक को दो या बिजनेस एंटिटी को दो, याद आ रहा है क्या? तो यहां फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। मतलब कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ ओके ये सर्विसेज, चुनिंदा सर्विसेज को छोड़ के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये सर्विसेज होगी, वो पब्लिक को दे, छोटे बच्चे को दे या बिजनेस एंटिटी को दे, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स आएगा। दूसरा, एक अभी अमेंडमेंट हुई है सर्विस बाय रेलवे। ओके, इंडियन रेलवे अगर सर्विस दे रहा होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स आएगा। ओके, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस होगा तो फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स होगा, जैसे एसी टिकट हुआ, ओके एसी टिकट हुआ, फर्स्ट क्लास का टिकट हुआ रेलवे में, ओके तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स आएगा। ये समझा क्या? तो उसको ही मैंने यहाँ रिवर चार्ज में अरेंज करके दिया है। यानी अगर आप दोनों चार्ट पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल सही ढंग से समझेगा कि भाई गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया तो रिवर चार्ज होगा, पर उसमें भी छोटी बिजनेस एंटिटी होगी बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वहां एग्जम्पशन है। लेकिन पार्ट 2 की सर्विसेज, अब पार्ट 2 की सर्विसेज कौन सी? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की
सर्विसेज और इंडियन रेलवे, अब इंडियन रेलवे आपके नोट्स में नहीं होगा तो ऐड कर देना। ओके, सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवेज, अगर आपके नोट्स में नहीं होगा तो ऐड कर देना। तो इंडियन रेलवे होगा तो यहाँ रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। वेसल और एयरक्राफ्ट से रिवर्स होगा या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर होगा तो यहाँ पे जो है ओके फॉरवर्ड चार्ज एफसी, एफसी मतलब फॉरवर्ड चार्ज इज अप्लीकेबल एंड गवर्नमेंट इज लायबल टू पे टैक्स। ओके, ये समझा क्या? समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो। ओके, तो गवर्नमेंट फिर ये सर्विस किसी को भी दे, इसलिए मैंने हमारे एग्जाम्पशन के चार्ट में इसको स्पेशल में डाल दिया कि पोस्ट की सर्विस, इंडियन रेलवे की सर्विसेज, वेसल और एयरक्राफ्ट की सर्विसेज, ये किसी को भी दे तो भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा। और अब बात करते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मैंने थोड़ा अलग कर दिया। अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज दे रही है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है, तो वो केस में अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या हुई, इंडियन रेलवे होगा तो फॉरवर्ड चार्ज। अब दिमाग में फिट कर देना कि इंडियन रेलवे होगा तो वहां फॉरवर्ड चार्ज ही अप्लीकेबल होगा। हाँ, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा तो वो केस में ओके, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा तो वो केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज है, रेटिंग सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज है, और अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज है। यानी रेंटिंग बाय द गवर्नमेंट ये तो टैक्सेबल होगी ही होगी, रेंटिंग बाय द गवर्नमेंट ये टैक्सेबल होगी होगी। बस इतना है कि इंडियन रेलवे में दिया, ये डिपार्टमेंट दिया तो फुल्ली टैक्सेबल है, और अदर गवर्नमेंट ने दिया तो रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज है, अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज गवर्नमेंट में टैक्स देगी। और उसके बाद में सेम प्रोविजन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट और ट्रिब्यूनल को अप्लीकेबल है। अब सेम प्रोविजन पार्लियामेंट, कोर्ट मतलब अगर कोर्ट है और कोर्ट अपने सामने लॉयर्स को कैबिन बना के दे रहा है, तो अगर कोर्ट कैबिन बना के दे रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओके कोर्ट की प्रॉपर्टी है और वो कैबिन बना के दे रहा है, और वो कैबिन जो बना के दे रहा है रजिस्टर्ड को दिया जा रहा होगा तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज होगा, रजिस्टर्ड को दिया जा रहा होगा तो रिवर्स चार्ज होगा। ओके, और अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो कोर्ट टैक्स पे करेगा, या कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी जा रही होगी ओके, और ये अगर वो यहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं होगी या फिर वो सप्लाई के बाहर नहीं होगी तो वो केस में ये प्रोविजन अप्लीकेबल किया जाएगा। ओके, तो चलिए आपके इसमें अपडेटेड चार्ट होगा तो ठीक, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ये जो है आप यहाँ पे इसको आज कंप्लीट कर लेना। समझा होगा तो लाइक कीजिएगा और फटाफट थ्री टाइप कीजिएगा। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये चार्ट वहां ओके बना के वापस लगा देना, वहां बना के वापस लगा देना। डन। चलो अब आ जाओ आप इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर पे, अब आ जाओ आप इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर पे, राइट साइड में। ओके, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर दिखा आपको? चलिए, तो अब इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में ये तो बहुत सिंपल है। ओके, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में यहां पे देखो, अगर इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विस दिया होगा और इंश्योरेंस कंपनी को दिया होगा, अ पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस मतलब इंश्योरेंस कंपनी को दिया होगा, तो वो केस में इंश्योरर कैरिंग लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, तो रिवर चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी पे रिवर चार्ज आएगा, लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी पे आएगी। तो इन शॉर्ट ओके, वो एजेंट होना चाहिए और उसने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया होगा तो रिवर चार्ज अप्लीकेबल होगा। दूसरा, रिकवरी एजेंट। ओके, तो ये सारा एजेंसी सेक्टर है। रिकवरी एजेंट ओके, तो सर्विस बाय एन रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी इन टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, रिकवरी एजेंट मतलब क्या, बहुत सी बैंक्स जो है ओके अपना अनपेड अमाउंट रिकवर करने के लिए एजेंट्स लगाती हैं। ओके, तो जैसे बहुत सी आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, या बहुत सारी बैंक्स है कि जो लोग पैसा नहीं दे रहे, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, तो उनसे पैसा रिकवर करने के लिए एजेंट्स लगाती है। और एजेंट्स फिर परेशान करते हैं, फोन करते हैं, धमकी देते हैं, नोटिस देते हैं ओके जिसका अनपेड अमाउंट है। तो ऐसे केस में और पैसा रिकवर करके देते हैं तो एजेंट उसका कमीशन लेते हैं। तो वो एजेंट बैंक को सर्विस दे रहे हैं। सर्विस क्या दे रहे हैं? लोगों को धमका रहे हैं ओके, लोगों को नोटिस दे रहे हैं, लीगल नोटिस का धमकी दे रहे हैं ओके। तो ओके, बहुत सारे तो गुंडे होते हैं, वॉट एवर इट में भी, तो वो ये सर्विस दे रहे हैं बैंक को और बैंक का पैसा निकाल के दे रहे हैं। तो इंडिया का कोई भी रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, उनकी रिकवरी करके दे रहा है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है, तो ये केस में उनका जो कमीशन होगा ओके, वो कमीशन का टैक्स रिकवरी एजेंट नहीं, कौन देंगे? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी उनका टैक्स देगी। समझा क्या? समझा होगा तो बोलिए यस सर, समझ में आया।
उसके बाद में मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, आई रिपीट, ओके, तो ये मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी जो है यहाँ पे, मतलब ये क्या होता है मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, मतलब क्या, जब इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए, जैसे विजय माल्या का हुआ, नीरव मोदी का हुआ, ओके, उसके बाद में और बड़े बड़े स्कैम हुए। स्कैम कैसे हुए, ओके, बाहर की बैंक से लोन उठाना, इंडियन बैंक की गारंटी देना, ओके, तो इंडियन बैंक की गारंटी लेना और बाहर से बहुत सारा लोन उठा के रख लेना। तो ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ पे आरबीआई को ये समझा कि यार बाहर से फाइनेंस किया जा रहा है और इंडियन बैंक की गारंटी दी जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, और कमेटी का काम यह है कि जो भी बाहर से फाइनेंसिंग करेगा, लोन करेगा, उनके ऊपर वॉच रखा जाए, और वो कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस सभी पॉइंट का उन पर ध्यान रखा जाए, और वो सारी डेटा जो है आरबीआई को प्रोवाइड करते हैं। तो बाहर का अगर कोई ओवरसीइंग कमेटी, सॉरी, वो कमेटी होगी और बाहर की कोई इंफॉर्मेशन आरबीआई को सर्विस दे रही होगी, तो वो केस में उनके जो चार्जेस हो गए उसका टैक्स ओवरसीइंग कमेटी पे नहीं करेगा, उसका टैक्स रिवर चार्ज में कौन पे करेगा, तो रिवर चार्ज में आरबीआई पे करेगा। ओके, तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन रहेगा, तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स यहाँ पे आरबीआई रहेगा। ये समझ में आया क्या आपको? ओके, तो लाइबिलिटी टू, ये जो लास्ट में लिख रहा हूं मतलब लाइबिलिटी टू पे टैक्स, ये लास्ट वाला मतलब लाइबिलिटी टू पे टैक्स, समझा होगा तो यस टाइप कीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए। ओके, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स कौन होते हैं? ओके, बैंक के बहुत सारे लोन्स होते हैं, ऑटो लोन होते हैं, होम लोन होते हैं, मशीनरी लोन होते हैं, वर्किंग कैपिटल ओडी वगैरह टाइप के लोन्स होते हैं। और बैंक, ओके, लिबरलाइजेशन के बाद और ओपन इकोनॉमी के बाद 1995 के बाद बैंक जो है, ओके, बाहर की सर्विस ले रही है टू प्रमोट देयर लोन्स, यानी बहुत सारे, ओके, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अपॉइंट कर रही है, और ये बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स मतलब कि बैंक के लोन को वो प्रमोट करेंगे, ओके, लोगों तक लेके जाएंगे, और ओके, अच्छे लोगों को ढूंढ के लाएंगे जहां बैंक लोन दे सकती है। इसलिए कभी आप अगर शोरूम में जाते हो बाइक खरीदने, कार खरीदने, तो वहां बहुत बहुत सारे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी के काउंटर्स आपको दिखते हैं, लेकिन क्या वो एक बैंक के एम्प्लॉय होते हैं? नहीं, वो बैंक के एजेंट्स होते हैं जो बैंक के लोन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे केस में अगर, ओके, डीएसए जिसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, अगर डीएसए इंडिविजुअल होगा, ख्याल रहे, अगर डीएसए इंडिविजुअल होगा, ओके, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, ओके, तो रिवर चार्ज कब लगेगा? रिवर चार्ज तब लगेगा जब डीएसए इंडिविजुअल है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एलएलपी है, और लेने वाला बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी है। तो हु इज लायबल टू पे टैक्स? तो बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी इज लायबल टू पे टैक्स, इज लायबल टू पे टैक्स। समझ में आया? तो रिवर चार्ज कब होगा? सप्लायर इंडिविजुअल होना जरूरी है, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा, एलएलपी होगा, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ओके, सर्विस बैंकिंग और एनबीएफसी को ही जाना जरूरी है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ बैंकिंग और एनबीएफसी को ही सर्विस होगी तो रिवर चार्ज, अगर ये एफआई या एनी अदर पर्सन को सर्विस होगा तो रिवर चार्ज नहीं होगा। और दूसरा, रिसिपिएंट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, अगर ये सारी कंडीशन अप्लीकेबल होती है तो वो केस में यहाँ पे रिवर चार्ज अप्लाई किया जाएगा। चलिए, उसके बाद में बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? तो समझ लो ये सर्विसेज जो बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज है। ओके, यहाँ एक चार्ट से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ओके, दो लोग होते हैं, एक बिजनेस फैसिलिटेटर और एक होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होता है? ओके, ये जो है बैंक के बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सिर्फ जैसे डीएसए, डीएसए सिर्फ लोन को प्रमोट करता है, पर बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो बैंक के सेविंग अकाउंट्स, उसके बाद में बैंक के लोन, बैंक की एफडीज, या बहुत सारे बैंक के जो सर्विसेज है उनको गांव गांव तक, लोगों लोगों तक पहुंचाते हैं। इसका स्पेशल लाइसेंस मिलता है जिसको कहा जाता है बिजनेस फैसिलिटेटर, और वही सिमिलर ग्राउंड पे बिजनेस करस्पॉन्डेंट काम करता है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो बैंक को प्रमोट करती है, जैसे अभी यस बैंक ने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट करके रखा है कि भाई यस बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, एफडी प्रमोट किया जाए, कॉर्पोरेट लेवल पे एफडी प्रमोट किया जाए। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे बैंक के क्रेडिट वर्दीनेस लोगों का क्रेडिट वर्दीनेस देखा जाए बैंक फाइनेंस के लिए, तो वो बहुत सारे काम करते हैं। तो ऐसे केस में बिजनेस फैसिलिटेटर ये छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं या छोटी कंपनीज होती है, छोटे एलएलपीज होते हैं, मतलब छोटे पर्सन होते हैं। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है जो बैंक को सपोर्ट करती है। तो रिवर चार्ज कहाँ पे है? रिवर चार्ज है बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा, तो फैसिलिटेटर होगा तो रिवर चार्ज है। ओके, तो बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा तो रिवर चार्ज है। अब सवाल ये छोटा सा एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को तो वहां रिवर चार्ज नहीं होगा।
बिजनेस ओके फैसिलिटेटर देगा तो रिवर्स चार्ज होगा। इसमें भी एक एग्जम्पशन है, अगर ये बिजनेस फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट रूरल एरिया में बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है तो एग्जम्पशन है, तो वो केस में फिर आरसीएम नहीं लगता है। अर्बन एरिया में टैक्स लगता है, और फैसिलिटेटर होगा तो रिवर्स चार्ज, करस्पॉन्डेंट होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं हुआ, वो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। लेकिन एक और दूसरा रिवर्स चार्ज है। कौन सा दूसरा रिवर्स चार्ज है? करस्पॉन्डेंट अगर बैंक को सर्विस देगा तो फॉरवर्ड है, पर करस्पॉन्डेंट अपनी सर्विस देने के लिए एजेंट्स लगाता है। ओके मतलब क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूशन है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, अपनी सर्विस देने के लिए एजेंट्स लगाता है। तो एजेंट्स जो लगाता है, और वो एजेंट्स बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देंगे, सुनिएगा, वो एजेंट अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देंगे तो वो एरिया में यहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा, वो एरिया में रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा, यहाँ ओके बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग सर्विस को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज होगा। ओके उसके बाद में एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, हाँ दूसरा देखो यहाँ पे एजेंट्स ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट होगा ओके और वो सर्विसेज दे रहा होगा, किसको दे रहा होगा? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को दे रहा होगा, तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। ये समझा क्या बेटा? यस और नो प्लीज बताओ, ये समझा या नहीं समझा प्लीज बताओ। चलिए अब आ जाओ अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। कुछ ऐसे सेक्टर लेता हूं जहां अनऑर्गेनाइज है, सप्लायर अनऑर्गेनाइज है और लेने वाला ऑर्गेनाइज है। ओके चलिए यहां पे हम सबसे पहले लेते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस। ओके हाँ ये गवर्नमेंट की कन्वीनियंस ही है कि सप्लायर अनऑर्गेनाइज है, उनसे टैक्स लेना कहाँ उनके पीछे पड़ते हैं भाई। ओके जो सर्विस लेने वाला है वो ऑर्गेनाइज है, उनके पीछे पड़ो। तो पहला लेते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन ओके टू बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। अगर सर्विस स्पॉन्सरशिप सर्विस होगी, सर्विस देने वाला कोई भी हो, ध्यान रहे स्पॉन्सरशिप सर्विस में सर्विस देने वाला कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, आपको सप्लायर नहीं देखना है, आपको रिसिपिएंट देखना है। और रिसिपिएंट कौन? रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म होगी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज होगा। तो सबसे पहले रिवर्स चार्ज, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो रिवर्स चार्ज, और इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज। सब ओके सर्विस स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। अगर एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सर्विस है तो वहां रिवर्स चार्ज नहीं, स्पॉन्सरशिप, कोई इवेंट को पैसा दिया गया, ओके इवेंट को स्पॉन्सर किया गया तो वो स्पॉन्सरशिप सर्विस होनी चाहिए। सप्लायर एनी पर्सन होना चाहिए। रिसिपिएंट यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म होगी तो रिवर्स चार्ज। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी इन जीएसटी, तो जीएसटी में पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी आ जाता है। और दूसरा, अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ओके इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, ट्रस्ट वगैरह, पर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ओके रिवर्स कब लगेगा? जब लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म होगा। ओके और थर्ड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होगा, ओके यानी इंडिया में होगा तो ही रिवर्स चार्ज। अगर बाहर वाला स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहा है, ओके हम स्पॉन्सरशिप सर्विस बाहर वाले को दे रहे हो तो वहां रिवर्स चार्ज नहीं, वहां फॉरवर्ड चार्ज आएगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ओके जहां तक है रिवर्स चार्ज। उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ध्यान से देखिएगा, तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी यहाँ पे हाँ अगर कोई डायरेक्टर अपने बॉडी कॉर्पोरेट ओके यानी कंपनी को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स देगा। अब ये केस में इस बार एक क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन के साथ एक चार्ट लेता हूं, बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टर सर्विस टू कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, अगर डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सुनिएगा डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कंपनी को और वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो रेम्यूनरेशन पे टीडीएस सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्ट हो रहा है। अगर उसका टीडीएस सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्ट हो रहा है तो फिर तो वो सप्लाई नहीं, क्यों? क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ओके यहाँ पे पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। नाउ दूसरा पार्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अदर सर्विस बाय द डायरेक्टर, अगर कोई ऐसी सर्विस है जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जैसे सिटिंग फीस हुआ, डायरेक्टर की सर्विस है या स्पेशल रेम्यूनरेशन है, अगर उसका टीडीएस सेक्शन 194 जे में डिडक्ट हुआ होगा, सुनिएगा उसका टीडीएस अगर सेक्शन 194 जे में डिडक्ट हुआ होगा तो वो केस में यहाँ पे अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा होगा तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा और आरसीएम अप्लीकेबल होगा और रिसिपिएंट लायबल होगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद में इफ सर्विस इज प्रोवाइडेड टू इन अ पर्सनल कैपेसिटी, इस बार का एक क्लैरिफिकेशन है ओके और इस पे क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है। अब एक क्लैरिफिकेशन क्या है, नो डाउट अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है और जिसका टीडीएस सेक्शन 194 जे में डिडक्ट होगा, 194 जे में डिडक्ट होगा तो वो इस पे टैक्स आएगा और रिवर्स चार्ज में कंपनी टैक्स देगी, जैसा सिटिंग फीस होगा, कोई डायरेक्टर रेम्यूनरेशन होगा या ओके कोई ऐसा सर्विस जो डायरेक्टर कंपनी को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स आएगा। पर एक क्लैरिफिकेशन इस बार ऐसा है कि अगर कोई डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है और वो सर्विस इन अ पर्सनल कैपेसिटी दे रहा है,
ओके, पर्सनल कैपेसिटी दे रहा है तो वो सिचुएशन में रिवर चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ओके, डायरेक्टर जो है अपनी प्रीमाइसेस कंपनी को रेंट पे दे रहा है। अब वो अपनी प्रीमाइसेस कंपनी को जो रेंट पे दे रहा है वो पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, वो डायरेक्टर नहीं होता तो भी रेंट मिलता है। ओके, उसके डायरेक्टर होने की वजह से रेंट नहीं आ रहा है। हाँ, डायरेक्टर होने की वजह से सिटिंग फीस आ रही है, हो सकता है डायरेक्टर होने की वजह से कोई अदर रेम्यूनरेशन आ रहा है उसको, लेकिन जहां तक देखा जाए, ओके, रेंट डायरेक्टर होने की वजह से नहीं आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है भाई। ओके, उसके वजह से आ रहा है। अब समझ लो, मैं मेरे कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं फैकल्टी के पैसा लेता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, उसका पैसा ले रहा हूं। ओके भाई, मैं डायरेक्टर नहीं भी होता तो भी पढ़ाने का पैसा लेता, तो ये डायरेक्टर नहीं भी होता और पढ़ाने का पैसा लेता, तो ये केस में सुनिएगा, ये केस में ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी है। और रेंटिंग हुआ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, आईपी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, या अगर मैं कोई अपने पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा हूं तो गवर्नमेंट कहती है वहां रिवर चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में होगा। इसका फायदा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे को हुआ है। ओके, क्या होता था कि अभी तक रिवर चार्ज में कोई भी सर्विस मैं कंपनी को दे रहा हूं तो रिवर चार्ज लग रहा है, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलते थे मेरे सर्विस के लिए। मेरे अंडर में मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ, बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीद रहा हूँ, या फिर मैं जो है बहुत सारी मेरे अंदर रिसर्च असिस्टेंट है, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए उनकी सर्विसेज ले रहा हूँ, एडिटिंग सर्विस ले रहा हूँ, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि रिवर चार्ज में था। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन का फायदा बहुत लोगों को हो गया। अब क्या हो गया कि फॉरवर्ड चार्ज आ गया, यानी डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि ये सर्विस इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर नहीं है, इन द कैपेसिटी पर्सनल कैपेसिटी में है। ओके, तो वो केस में वो फॉरवर्ड चार्ज में ले सकता है और उसका आईटीसी भी ले सकता है। ओके, उसका आईटीसी भी ले सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए बेटा, तो ये वाला पार्ट पे आपको छोटा सा क्वेश्चन आएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये चार्ट बना लेना, चार्ट बना के यहाँ अटैच कर देना डायरेक्टर वाला। डन 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 डन, यस और नो? चलिए दोस्तों, तो ये हमने देखा। ओके, यहाँ पे कि डायरेक्टर अगर सर्विस दे रहा है कंपनी को तो रिवर चार्ज होगा। उसके बाद में अब आ जाओ नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाओ सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके, सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस बाय वे ऑफ पर्सनल, मतलब सिक्योरिटी सर्विस मतलब सिक्योरिटी गार्ड जिसमें पर्सन सप्लाई किए जा रहे हैं। ओके, पर्सन सप्लाई किए जा रहे हैं मतलब बाउंसर सप्लाई हो रहे हैं, वॉचमैन सप्लाई हो रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो जेड सिक्योरिटी दी जा रही है। तो इंडिया का ओके सर्विस है और वो है सिक्योरिटी सर्विस जिसमें पर्सनल सप्लाई हो रहे हैं, पर्सनल सप्लाई हो रहे हैं, और सप्लाई बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, सप्लाई बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, सुनिएगा, और ये सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को दिया जा रहा है। ओके, अदर देन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हु इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10, हाँ, हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10 यानी कंपोजिशन डीलर, यानी कंपोजिशन डीलर, तो लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ पर्सनल सप्लाई कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड सर्विस दे रहा है, वॉचमैन प्रोवाइड कर रहा है, बाउंसर्स प्रोवाइड कर रहा है, जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, वॉटर इट में भी, ठीक है, सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। लेने वाला कोई भी पर्सन अंडर जीएसटी होगा अदर देन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, और कंपोजिशन डीलर वाले, दो एक्सेप्शन है, रजिस्टर्ड पर्सन को दो एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट जो सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है और दूसरा कंपोजिशन डीलर। ओके, अगर इनको दिया होगा तो रिवर्स नहीं फॉरवर्ड होगा। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन उसका टैक्स देगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब अगर आपकी सिक्योरिटी सर्विस होगी एज अ डॉग स्नीपर, सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन, तो वहां रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। हाँ, लेकिन अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो फॉरवर्ड चार्ज है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट होगा एंड रजिस्टर ओनली फॉर द डिडक्टिंग टीडीएस तो फिर फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। या सेक्शन 10 के रिसिपिएंट हो गए यानी कंपोजिशन डीलर वाले रिसिपिएंट हो गए तो फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे बेटा ओके सिक्योरिटी सर्विसेज। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट करके जाना।
ओके, यहाँ पे हमने देखा रिगार्डिंग टू सिक्योरिटी सर्विसेज। अब मैं कॉपीराइट सर्विसेज पे आता हूँ और कॉपीराइट सर्विसेज चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये चार्ट से आपको समझ में आया तो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ये चार्ट से, वैसे भी वहाँ मैंने पॉइंट वाइज मैनर में दिया है। अब देखो कॉपीराइट सर्विसेज यहाँ पे ले लेता हूँ। कॉपीराइट सर्विसेज 2 एंट्री में कवर्ड है, एंट्री नंबर 9 और एंट्री नंबर 9 है। अब देखो एंट्री नंबर 9 क्या कहता है, अगर सप्लायर सप्लायर म्यूजिक कंपोजर होगा, फोटोग्राफर होगा, आर्टिस्ट होगा, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट होगा, और सर्विस लेने वाला, ध्यान से सुनिएगा, सर्विस लेने वाला यहां पे म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर होगा, और सर्विस है ओरिजिनल ड्रामेटिक आर्टिस्टिक वर्क। ओके, इसका कॉपीराइट, सर्विस है, सर्विस किसका, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, ओरिजिनल म्यूजिक वर्क या ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क, इसका कॉपीराइट दिया गया। तो अगर कोई म्यूजिक कंपोनर ने म्यूजिक कंपनी को जो ओरिजिनल म्यूजिक उसने बनाया उसका कॉपीराइट दिया गया, ओके, नो डाउट यहां पे कॉपीराइट दिया गया, कॉपीराइट दिया गया, या कोई आर्टिस्टिक वर्क है उसका कॉपीराइट दिया गया प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपनी को। ओके, तो जो ओरिजिनल होगा तो रिवर चार्ज में म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, ओके, ये रिवर चार्ज में टैक्स देंगे। यहां कोई फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं है, यहां रिवर चार्ज ही लगेगा और रिसिपिएंट ही टैक्स देगा अगर वो ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क के कॉपीराइट्स हो गए। लेकिन एंट्री नंबर 9 ने क्या कहता है, एंट्री नंबर 9 ने कहता है कि अगर सप्लायर ऑथर है, सुनिएगा, अगर सप्लायर ऑथर है और सर्विस कॉपीराइट होगी, और कॉपीराइट किसका, ओके, कॉपीराइट किसका, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, मतलब ऑथर, लिटरेरी वर्क लिखा गया चेतन भगत, या मैं जीएसटी पे बुक लिख रहा हूं और वो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क का कॉपीराइट होगा, और रिसिपिएंट पब्लिशर इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होगा, आई रिपीट, रिसिपिएंट पब्लिशर इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होगा, तो अंडर आरसीएम पब्लिशर इज लायबल टू पे टैक्स। अब देखिए, तो टैक्स पब्लिशर पे आएगा, जैसे मैंने टैक्समैन को राइट्स लिटरेरी वर्क दिया, मुझे रॉयल्टी आ रही है, ओके, तो टैक्समैन से अगर रॉयल्टी आ रही है पब्लिशर से, तो उसका टैक्स ऑथर नहीं देगा, उसका टैक्स पब्लिशर देगा। यहां तक ठीक है। उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यहां पे फॉरवर्ड चार्ज का भी ऑप्शन है, ओके, बट सप्लायर कैन शिफ्ट द लायबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सप्लायर यानी कौन, ऑथर, ऑथर कैन शिफ्ट द लायबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। क्या, अगर ऑथर चाहे तो इसको फॉरवर्ड चार्ज में कन्वर्ट कर सकता है और खुद टैक्स दे सकता है, उसका फायदा आईटीसी का है। ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, ये लर्न कर लेना कंडीशन, ऑथर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ही हैज टू फाइल अ डिक्लेरेशन टू कमिश्नर कि भाई ही विल पे टैक्स अंडर एफसी, एफसी मतलब फॉरवर्ड चार्ज, वो सारे कंप्लायंस करेगा, और यहां पे वो ये ऑप्शन 1 साल तक कंटिन्यू रखेगा, रिवर्स नहीं करेगा। ये डिक्लेरेशन कमिश्नर को देगा कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में लेना चाहता हूं, मैं सारे कंप्लायंस करूंगा और 1 साल तक रखूंगा, और दूसरा डिक्लेरेशन वो इनवॉइस में देगा कि फॉरवर्ड चार्ज है। पर ख्याल रहे, कौन सी कॉपीराइट सर्विस को फॉरवर्ड चार्ज में आने का ऑप्शन है, ऑथर वाली जो लिटरेरी वर्क है। अगर आपका कॉपीराइट ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क होगा तो यहां फॉरवर्ड चार्ज में आने का ऑप्शन नहीं है, यहां फॉरवर्ड चार्ज में आने का ऑप्शन नहीं है, यहां रिवर चार्ज ही लगेगा और रिसिपिएंट को ही टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम आया और ऑथर वाला प्रॉब्लम आया, तो इसमें पहला थॉट तो यही लिखना कि रिसिपिएंट पब्लिशर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर चार्ज, पहला थॉट। बट अगर ये ऑथर सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन उसको मिलेगा। आपको अगर ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, और समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर, और लाइक ठोको, समझा होगा तो लाइक ठोको। डन, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आपके पास होगा तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लिया होगा तो भी अच्छी बात। चलिए अब आ जाइए आप नेक्स्ट रिवर्स चार्ज पे, और नेक्स्ट रिवर्स चार्ज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया मेरे एग्जाम्शन में। ओके, एग्जाम्शन की रिवीजन देखोगे तो मेरे एग्जाम्शन की रिवीजन में मैंने बहुत अच्छे से उसको रिवाइज किया है, तभी 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर देता हूँ।
देखो रिवर चार्ज कहाँ पे है, अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दिया रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया तो ही रिवर चार्ज होगा। इसका एक एक्सेप्शन जो मैंने एग्जामिशन में पढ़ा है कि अगर सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन वो प्रोप्राइटर होगा और अपने पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा होगा, तो वहाँ पे एग्जामिशन मिल जाएगा, तो वो केस में रिवर चार्ज नहीं आएगा। दूसरा मैंने एक पॉइंट आपको एग्जामिशन में बताया था कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देते हो तो वो केस में एग्जम्प्ट है, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रेसिडेंस के लिए यूज करना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अदर देन रेसिडेंस के लिए यूज किया, मे बी ऑफिस या कमर्शियल पर्पस के लिए, तो वो सिचुएशन में वहां पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और टैक्स आएगा। फिर एक सवाल होगा कि वो टैक्स जो हम अनरजिस्टर्ड को ऑफिस पर्पस के लिए दे रहे हैं वहां टैक्स क्या आएगा, तो रिवर चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज। रिवर चार्ज तभी लगेगा जब रजिस्टर्ड को दिया गया। अगर अनरजिस्टर्ड के केस में टैक्सेबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ ऑफिशियल या अदर पर्पस, तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज होगा और लैंडलॉर्ड यहाँ पे टैक्स देगा। तो वही मैंने टेबल में एनालिसिस दिया है, अगर आप देखते हो तो अगर एनी पर्सन सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को ही देगा तो ही रिवर चार्ज होगा, आरसीएम में लायबिलिटी आएगी। नाउ जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जम्प्ट है। अगर रेसिडेंस है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर चार्ज है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, प्रोप्राइटरी कंसर्न अगर पर्सनल कैपेसिटी में लेता है तो एग्जम्पशन है। अगर प्रॉपर्टी आपकी रेसिडेंशियल है और कमर्शियल पर्पस के लिए दिया, रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर चार्ज है और अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज है, क्योंकि रिवर चार्ज सिर्फ रजिस्टर्ड के केस में लगता है। अनरजिस्टर्ड को दिया और कमर्शियल पर्पस के लिए तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ये रिवर चार्ज सिर्फ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का है। ओके, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो ये रिवर चार्ज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ना। उसके बाद में अदर सर्विस सेक्टर, अदर सर्विस सेक्टर में लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी होगी टू बोरोवर, तो वो केस में बोरोवर पे रिवर चार्ज आएगा। इंपोर्ट सर्विस होगी, तो अगर सर्विस बाहर से इंडिया में आती है, इंपोर्ट सर्विस, जब आप छोटे बच्चे थे तब से ही आपको पता है कि सर्विस इंपोर्ट की होती है तो रिवर चार्ज और लाइबिलिटी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी उसके ऊपर है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई में ये पड़ा होगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है और वो OIDAR सर्विस दे रहा है और वो OIDR सर्विस NTOR को दे रहा है, स्पेसिफिक OIDR सर्विस दे रहा है और वो NTOR नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को दे रहा है, तो वो केस में रिवर्स नहीं, बाहर का बंदा फॉरवर्ड चार्ज में इंडिया में टैक्स देगा। इस सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट में कवर्ड है, जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई में रिवाइज करेंगे। उसके बाद में कुछ सर्कुलर्स जो है इस बार आपको ऐड हुए हैं, और ये जो सर्कुलर ऐड हुए हैं इसमें क्वेश्चन, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। ओके, ख्याल रहे सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दोनों में फर्क है। रिवर चार्ज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को है, अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस लेता है मोटर व्हीकल तो वो रिवर चार्ज में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे RCM would apply on renting of vehicle if body corporate use the manner as like subject to agreement with the person providing vehicle on rent। अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तुम्हारा रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा। और एक जो मैंने डायरेक्टर वाला आपको बताया कि अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में डायरेक्टर अगर कोई सर्विस देगा पर्सनल कैपेसिटी में तो वहाँ रिवर चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन दिस वे हमने रिवर चार्ज के सारे इंपॉर्टेंट रिवर चार्ज देख लिए, कोई बाकी होगा तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब आते हैं 9.5 पे। 9.5 क्या कहता है? 9.5 सबसे पहले तो स्पेसिफाइड सर्विसेज को लगता है बेटा, मतलब इसमें सारी सर्विसेज नहीं आती है, गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई करेगी सर्विसेज वो आएगी। दूसरी बात आपको कह दूं कि 9.5 जो ईसीओ है, ओके, ये गुड्स को अप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ सर्विसेज को अप्लीकेबल है। और ओके, ये सर्विसेज अगर ईसीओ के थ्रू दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया गया, तो वो केस में ईसीओ टैक्स देगा और ये सर्विसेज गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। चलिए, अगर ईसीओ का कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं होगा, यानी ईसीओ बाहर से सर्विस दे रहा होगा, जैसे एयरबीएनबी ले लो, अगर वो बाहर से सर्विस दे रहा है, उसका ऐप बाहर बना हुआ है, दे रहा है सर्विस इंडिया में, और इंडिया में उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, तो उसको टैक्स देने के लिए इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। या फिर ओके, यहाँ पे अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसे कोई ना कोई पर्सन इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज नोटिफाई किया है, यहां मैंने चार्ट दिया हुआ है, पर इससे भी बेटर चार्ट मैं आपको अभी दे रहा हूं। अगर आप ये बेटर चार्ट आप ऑप्शन लेते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेना और अभी के अभी घर पे निकाल लेना। ओके, अभी के अभी आपने घर पे निकाल लेना। ओके, देखो, लायबिलिटी ऑफ ईसीओ फॉर नोटिफाइड सर्विसेज,
ओके, और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है? टोटल 4 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। मैंने 2 इधर लिया है और 2 इधर लिया है। अब ध्यान से सुनो। पहली सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय कैब और एनी मोटर व्हीकल। मतलब कोई अगर सप्लायर कैब से सर्विस दे रहा है, बस से सर्विस दे रहा है, या किसी भी मोटर व्हीकल से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है और उसके लिए अपना बिजनेस करने के लिए ईसीओ यूज कर रहा है, मतलब अपनी बुकिंग ईसीओ के थ्रू ले रहा है, जैसे ओला, उबेर, मैं टैक्सी ऑपरेटर हूं और मैं सर्विस देना चाहता हूं, और मैं टैक्सी ऑपरेटर अपनी सर्विस देना चाहता हूं, तो मैं अपने पैसेंजर बुकिंग के लिए ओला का यूज कर रहा हूं, उबेर का यूज कर रहा हूं, तो ओला उबेर ईसीओ माने जाएंगे। और जो भी सर्विसेज मैंने ओला उबेर से दिया उसका टैक्स टैक्सी ऑपरेटर नहीं देगा, उसका टैक्स ओला उबेर देंगे, यानी ईसीओ देंगे। या बसेस या कोई भी मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल, ओके, बसेस वगैरह हुई, तो बसेस अगर रेड बस से बुकिंग होती है, ओके, तो जो बुकिंग रेड बस से होगी, ओके, उसका टैक्स रेड बस देगी, उसका टैक्स रेड बस देगी। तो अगर कोई भी मोटर व्हीकल, ओके, व्हेन सर्विस इज सप्लाइड थ्रू ईसीओ, ईसीओ के थ्रू दिया गया, तो यस 95 में ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस थ्रू ईसीओ नोटिफाइड है, और अगर ये सर्विस ईसीओ के थ्रू दिया गया तो उसका टैक्स ईसीओ देगा, irrespective of the fact that supply is liable to register or not। मतलब वो टैक्सी ऑपरेटर रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, जब जब भी वो ईसीओ के थ्रू देगा, एक बड़ा टैक्सी ऑपरेटर है, ये बड़ा बस ऑपरेटर है, और वो जो है सर्विस ईसीओ के थ्रू दे रहा है, इवन दो सप्लायर जीएसटी में लायबल टू रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होगा, पर जब जब भी वो सर्विस ईसीओ के थ्रू देगा तो उसका टैक्स जीएसटी का गवर्नमेंट को ईसीओ देगा। यहां तक समझा क्या? समझा होगा तो यस बोलिएगा। लेकिन इस बार उन्होंने ओमनी बस को एक्सेप्शन में लाया है, और ये पढ़ के जाना, ओमनी बस होगी, ओमनी बस मतलब अपनी नॉर्मल बस, और वो रेड बस के थ्रू बुक हो रहा है। इफ सप्लायर इज अदर देन कंपनी एंड सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ होगा। सुनिए, सप्लायर कंपनी नहीं है, यानी जो बस ऑपरेटर है वो कंपनी नहीं है, और वो ईसीओ के थ्रू दे रहा होगा तो टैक्स ईसीओ देगा, पर टैक्स ईसीओ तभी देगा जब वो ईसीओ के थ्रू दिया जा रहा है। बट अगर सप्लायर कंपनी है, सुनिए, इफ सप्लायर इज अ कंपनी, तो वो केस में सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स इवन दो सप्लायर सप्लाइड थ्रू ईसीओ। लेकिन सप्लायर खुद ही कंपनी है, ओके, तो फिर सप्लायर टैक्स देगा, ओके, इवन दो ईसीओ की सर्विस ले रहा है। तो ओमनी बस में ये ख्याल रखना, यहां तक समझा होगा तो 2 टाइप करो। स्पेशली ओमनी बस में सप्लायर कंपनी होगी तो ईसीओ टैक्स नहीं देगा, सप्लायर टैक्स देगा, और अगर सप्लायर जो बस ऑपरेटर है वो कंपनी नहीं होगा और वो अपनी बुकिंग ईसीओ के थ्रू करवा रहा होगा तो वो टिकट का टैक्स ईसीओ देगा। यहां तक समझा क्या? चलिए, दूसरी, रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। इंडिया के सारे रेस्टोरेंट, सुनिएगा, इंडिया के सारे रेस्टोरेंट अगर ईसीओ यूज करते हैं अपने सर्विस के लिए, जैसे स्विगी, फूड पांडा या व्हाट एवर इट में भी, तो अगर इंडिया के सारे रेस्टोरेंट जो भी सप्लाई ईसीओ के थ्रू करेंगे, उस रेस्टोरेंट बिल पे रेस्टोरेंट वाला जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देगा, उस रेस्टोरेंट बिल पे ईसीओ गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। ओके, तो व्हाट एवर द सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ, जैसे स्विगी वगैरह, तो ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स irrespective of the fact that supplier is liable to register or not। क्यों ना वो रेस्टोरेंट वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, ओके, जो उसके रेस्टोरेंट में आके कस्टमर बिल ले रहे हैं, उसके रेस्टोरेंट में आके जो कस्टमर बैठेंगे उसको वो जीएसटी लगा रहा है, लेकिन उसने अगर कोई बुकिंग स्विगी के थ्रू लिया तो उसका टैक्स स्विगी देगा और रेस्टोरेंट वाला नहीं देगा, गवर्नमेंट को। अब इसमें आ गया अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। लेकिन वो अगर रेस्टोरेंट ऐसे प्रीमाइसेस में है जहां रूम रेंट 7,500 या मोर होगा, तो फिर वो रेस्टोरेंट वाला खुद टैक्स देगा। मतलब क्या? मतलब यहां पे समझ लो कोई रेस्टोरेंट मैरियोट का है या बड़ी होटल चेन है, होटल लीला का रेस्टोरेंट है, और वहां रूम जो दी जा रही है होटल लीला में, वहां रूम रेंट 7,500 के ऊपर होगा, और एक जो है समझ लो यहाँ पे आप में कहा नहीं मुझे तो मैरियोट के रेस्टोरेंट से बुलाना है, ओके, तो अगर आपने स्विगी के थ्रू मैरियोट के रेस्टोरेंट से बुक किया और मैरियोट के रेस्टोरेंट वाले ने, ओके, जहां रूम रेंट 7,500 है उससे ज्यादा है, ओके, और वो प्रीमाइसेस में रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट ने स्विगी के थ्रू ऑर्डर लिया होगा, तो उसका टैक्स स्विगी नहीं रेस्टोरेंट वाला देगा।
बाकी जो है, बाकी इंडिया के सारे जो रास्ते पे रेस्टोरेंट, चलते फिरते रेस्टोरेंट, ढाबा, ओके, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, जो भी ईसीओ के थ्रू ऑर्डर देंगे, ओके, उसका टैक्स ईसीओ देगा। ओके, फिर रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो। लेकिन अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े होटल में जहां रूम रेंट 7,500 के ऊपर है, तो वो केस में उसका टैक्स रेस्टोरेंट वाला देगा। ओके, रेस्टोरेंट वाला देगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे दूसरा, नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5), अकोमोडेशन इन अ होटल, मतलब रूम बुकिंग या हाउस कीपिंग सर्विस। अगर इंडिया के होटल वाले रूम बुकिंग सर्विस दे रहे हैं, सुनना, इंडिया के होटल वाले रूम बुकिंग सर्विस दे रहे हैं और अपने रूम बुकिंग के लिए ईसीओ यूज कर रहे हैं, ओयो के थ्रू बुक करवा रहे हैं, मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक करवा रहे हैं, या हाउस कीपिंग बाय वे ऑफ प्लम्बिंग होगा। आई रिपीट, हाउस कीपिंग बाय वे ऑफ प्लम्बिंग सर्विस, यानी अर्बन क्लैप ले लो, इंडिया के छोटे छोटे ओके प्लम्बर्स हुए, कारपेंटर्स हुए, और वो ईसीओ यूज करे, अर्बन क्लैप यूज करे, ये भी नोटिफाइड है। अगर अब यहां पे देखना, अगर सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, यानी ये छोटे होटल वाले हैं, लॉज वाले हैं, या छोटे कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, और उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया है, 20 लाख क्रॉस नहीं किया है, और अगर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, तो वो केस में ईसीओ टैक्स देगा। ओके, जब तक वो छोटे हैं और सप्लाई ईसीओ के थ्रू है तो ईसीओ टैक्स देगा। लेकिन जैसे ही वो लायबल टू रजिस्टर हो जाते हैं, आई रिपीट, जैसे ही वो लायबल टू रजिस्टर हो जाते हैं, तो वॉट एवर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम, तो वो टैक्स देंगे, इवन दो उन्होंने ईसीओ के थ्रू दिया। ओके, तो मैंने क्या बाइफर्केशन किया, देखो, 4 सर्विसेज सेक्शन 9(5) में नोटिफाइड है, ध्यान सुनना, 4 सर्विसेज सेक्शन 9(5) में नोटिफाइड है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसके अलावा बाकी कोई भी सर्विसेज ईसीओ के थ्रू दिया जाता है तो वहां टीसीएस कटता है। ओके, वहां टीसीएस कटता है, तो इसके अलावा सेक्शन 52 लगता है। ये 4 ही ऐसी सर्विसेज है जहां ईसीओ टैक्स 100% देता है, जहां ईसीओ टैक्स 100% देता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, होटल रेस्टोरेंट वाली सर्विस, होटल में रूम बुकिंग सर्विस, और ओके हाउस कीपिंग सर्विसेज, बस इसके अलावा कोई भी गुड्स हो, सर्विस होगा तो टीसीएस के अंदर आएगा। ओके, अब देखो, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो यहां ऐसा बाइफर्केशन नहीं है, सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, जब जब भी वो ईसीओ के थ्रू सर्विस देगा तो टैक्स ईसीओ देगा। रेस्टोरेंट अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जब जब भी ईसीओ के थ्रू सर्विस देगा, फिर रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, जब जब भी ईसीओ के थ्रू सर्विस दिया जाएगा तो ईसीओ टैक्स देगा। लेकिन ये 2 सर्विसेज जब तक सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तो ईसीओ देगा, अगर सर्विस ईसीओ के थ्रू दी गई, और जैसे ही वो बड़ा हो गया, लायबल टू रजिस्टर्ड होगा, तो यहाँ पे ईसीओ देगा। तो अगर आपके पास ये चार्ट होगा तो ओके, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से बना लेना 9(5) का शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और 9(5) का अच्छे से चार्ट बना लेना आपने। चलो, तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है रिवर्स चार्ज। अब नेक्स्ट रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन लेवी पे, और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपकी कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन लेवी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, इक्विप हो जाइएगा, कंपोजिशन लेवी का चार्ट सामने रखिएगा, और स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑन कंपोजिशन लेवी। यस बेटा, चलिए, तो आप अगर चार्ट में आते हो तो कंपोजिशन लेवी में सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो डेफिनेशन है एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन सेक्शन 2(6) में दी है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जब आप ले रहे हो कंपोजिशन लेवी में, तो ये डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर की सिर्फ कंपोजिशन लेवी की नहीं है, सारा जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, एग्जामिशन चैप्टर, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ये ली जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे केस में चलिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, चलो फटाफट, अभी आपके क्वेश्चंस डाउट बाद में, पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाई, आपको सारे टैक्सेबल सप्लाई लेने हैं। दूसरा, आपको एग्जाम सप्लाई लेने हैं, ओके, एग्रीगेट टर्नओवर में। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट हो गए और इंटरस्टेट सप्लाई हो गए।
तो एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, ये सारे ऑल टैक्सेबल सप्लाई आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑल टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या? देखो एक सिंपल वर्ड ले लो, टर्न ओवर आपका क्या होना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई होगा। ऑल टैक्सेबल सप्लाई में आपका इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सारी आपको एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं। ओके, और आपको एग्जाम, एग्जाम के 3 सप्लाईज होते हैं। अगर एग्जाम सप्लाई के 3 सप्लाई आपको लिखना है तो वोनली एग्जाम, ओके वोनली एग्जाम, ओके प्लस नील रेट प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब हमारे 6 सप्लाई, कौन से 6 सप्लाई हमारे? ओके, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सप्लाई है और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सप्लाई और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहे जाते हैं। और ये भी जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा किसी भी चैप्टर के लिए, फिर वो कंपोजिशन लेवी हो, रजिस्ट्रेशन हो, एग्जाम्शन हो, किसी भी चैप्टर के लिए जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा तो आपको ये भी सप्लाई लेना है, प्लस आपके एक्सपोर्ट सप्लाई जिसको हम जीरो रेट सप्लाई कहते हैं, और इंटरस्टेट सप्लाई अंडर सेम पैन। यानी आप जो है स्टॉक ट्रांसफर जो करते हो, ओके स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर अंडर डीडीपी, वो भी आपको लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी कॉम्प्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस, मतलब आप जब एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच का नहीं लेना है। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त ऑल इंडिया बेसिस पे आपको एग्रीगेट टर्नओवर लेना है। अब इसमें से 2 एलिमेंट आपको एक्सक्लूड करने हैं। कौन से 2 एलिमेंट एक्सक्लूड करने हैं? ओके, आपके अगर टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूडेड होगा तो जीएसटी को एक्सक्लूड करना है, मतलब सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, उसको एक्सक्लूड करना है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ओके इनवर्ट सप्लाई, ओके इनवर्ट सप्लाईज आपको एक्सक्लूड करना है। आपने जो परचेसेस की वो आपके टर्नओवर में नहीं आएगी। हो सकता है वो आरसीएम में हो सकता है वो आरसीएम में जिसका टैक्स आप दे रहे हो, या फिर वो आरसीएम में नहीं भी होगा तो भी आपका टर्नओवर में आपकी परचेसेस नहीं आएगी। ओके, मतलब आप आरसीएम में जो टैक्स दे रहे हो, आरसीएम में जो टैक्स दे रहे हो यहाँ पे इवन दो आप टैक्स दे रहे हो पर आपका टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा। ओके, और दूसरी भी परचेसेस आरसीएम में नहीं भी दे रहे होगे तो भी आपके सप्लाई में वो ऐड नहीं होता है क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिया जाता है। तो ओके, इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम और यहाँ पे टैक्सेस एक्सक्लूड किए जाएंगे। ये तो था एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट। उसके बाद में एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे हमने देखा। दूसरा टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन। अब टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन ओके यहाँ पे सेम है एज एग्रीगेट टर्नओवर, बस वो है कि यहाँ ऑल इंडिया बेसिस नहीं लिया जाएगा, उस स्टेट से होने वाला टर्नओवर लिया जाएगा। आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन समझ में आई होगी, रिवाइज अच्छे से हो गई होगी, तो ए टाइप कीजिएगा, फटाफट ए टाइप कीजिएगा। देखो ओके, टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई सॉरी, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। इसमें भी इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम होगा तो आप नहीं लोगे। उसके बाद में एग्जाम सप्लाई के तीनों सप्लाई लोगे। एग्जाम सप्लाई मेड विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय द टैक्सेबल पर्सन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटरस्टेट सप्लाई ओके फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये आप लोगे। तो डेफिनेशन लगभग सेम है, यानी टर्नओवर इन स्टेट लेते वक्त भी आपको जो एग्रीगेट टर्नओवर है उस तरह से आपको लेना है। अब देखो एग्रीगेट टर्नओवर पे क्वेश्चनर पे जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे ओके वो एक बार देख लेना, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर उसके ऊपर ओके क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट में ये जो हाईलाइटेड है ना ऑल इंडिया पैन बेसिस, ये डिफरेंस आपको मिलेगा। आपको उस स्टेट से होने वाला सप्लाई, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होने वाला ऑल टैक्सेबल सप्लाई, फिर वो महाराष्ट्र से होने वाला ओके यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई क्यों ना हो, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात ओके सेल कर रहा हो, महाराष्ट्र से दिल्ली सेल कर रहा हो, तो वो सप्लाई महाराष्ट्र का माना जाएगा, गुड्स का हो, सर्विस का हो, या महाराष्ट्र से होने वाला एक्सपोर्ट, महाराष्ट्र से होने वाले तीनों एग्जाम सप्लाई ये टर्नओवर स्टेट में लिए जाएंगे। हाँ, 2 सप्लाई एक्सक्लूड हो गए। कौन से 2 सप्लाई एक्सक्लूड हो गए? तो यहाँ पे आरसीएम वाला सप्लाई जो आपका इनवर्ड है और आपके टर्नओवर में नहीं आता है, और एक जो है जीएसटी एलिमेंट अगर आपके टर्नओवर में इंक्लूड हो गए तो वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तीसरा जो है ओके हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस जो नील रेट, ओनली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल। यानी यहाँ जो इन्होंने रेफरेंस लिया है, ये एग्जाम सप्लाई का रेफरेंस लिया है या ये एग्जाम सप्लाई का रेफरेंस लिया है। तो जब आप टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई लोगे तो टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई लेते वक्त आपको 3 सप्लाई लेने पड़ेंगे। कौन से 3 सप्लाई लेने पड़ेंगे? नील रेट, ओनली एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, आपके कवर हो गए ना। अब कुछ नीचे मैंने स्पेशल कमेंट दिए, ये कमेंट थोड़ा मैं बाद में लेता हूँ, ये हमने एक जनरल डेफिनेशन देख ली। ओके, चलिए एक जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ली है इससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और मैंने अपने रेगुलर बुक में भी ये डायग्राम ली है अगर आपको याद आ रहा होगा तो। देखिए, जब ओके एक बिजनेसमैन छोटा होता है, उसके बाद में थोड़ा बड़ा होता है, और उसके बाद में और बड़ा होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, सुनिएगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, रजिस्ट्रेशन का हमने रिवीजन किया था,
10, 20 या 40 इसके नीचे होगा, मतलब जनरल लिमिट 20 लाख, 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा 10 लाख, और कुछ स्टेट में यहाँ पे 40 लाख फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जहां तक देखा जाए इतना टर्नओवर होगा तो ये थ्रेशोल्ड तीनों को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, जो भी उनको लिमिट मिलेगी। जब तक आप थ्रेशोल्ड में हो तब तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड, जीएसटी रिकॉर्ड नॉट रिक्वायर्ड, आईटीसी नहीं मिलेगा, जीएसटी रिटर्न देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, रिटर्न वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हो तो आपके रजिस्ट्रेशन में अब एक ऑप्शन मिलता है, क्या आप कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हो। अगर आप कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हो, क्योंकि आप जो है कम परसेंटेज से टैक्स देना चाहते हो। अब कंपोजिशन लेवी क्या है, कंपोजिशन लेवी ये है ओके, पे द टैक्स टुगेदर एट स्मॉल परसेंटेज। मतलब ये हुआ यहाँ पे ओके, मतलब आपको ये कहना है कि अगर कोई बिजनेसमैन को यहाँ पे स्मॉल परसेंटेज से टैक्स देना है और रिकॉर्ड्स जीएसटी के हिसाब से नहीं मेंटेन करना है, तो वो यहाँ पे ओके कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दे सकता है, जैसे इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव स्कीम होती है। तो कंपोजिशन स्कीम में जब वो टैक्स देगा, ध्यान सुनिएगा, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देगा तो उसको लिमिट मिलती है। अगर सेक्शन 10(1) की बात करें तो 10(1) की बात करें तो 1.5 सीआर और 75 लाख, और 10(2)A की बात करें तो 50 लाख, 10(2)A की बात करें तो 50 लाख। तो ये कंपोजिशन स्कीम उनको मिलती है, जहां कम परसेंटेज ऑफ टैक्स है उनको टैक्स देना पड़ता। इसके कुछ बेनिफिट भी है तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे टैक्स पेबल एट कंपोजिट रेट। कंपोजिट रेट जो है आपके 1%, 5% और 6% हो सकते हैं, यानी 1%, कुछ रेस्टोरेंट कैटरिंग होता है 5%, और 10(2)A की स्कीम होगा तो 6% के रेट आपके हो सकते हैं। क्या आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा? यस, क्योंकि इवन दो आप कंपोजिशन स्कीम में हो पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक देखा जाए आप टैक्स देगे कैसे विदाउट रजिस्ट्रेशन। यहाँ टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, यहाँ बिल ऑफ सप्लाई होता है। ओके, जीएसटी रिकॉर्ड टू सम लिमिटेड एक्सटेंट मेंटेन करने पड़ते हैं। आईटीसी सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक है कि यू कांट टेक द आईटीसी, ऑल्सो यू कैनॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि आपका बिल ऑफ सप्लाई होता है। बिल ऑफ सप्लाई होने की वजह से ओके आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और आप आईटीसी भी नहीं ले सकते हो। हाँ, अगर आप कंपोजिशन स्कीम का आपका थ्रेशोल्ड खत्म हो गया फिर आप नॉर्मल स्कीम में आ जाते हो। नॉर्मल स्कीम में आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ता है, नॉर्मल स्कीम में आपको प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, नॉर्मल स्कीम में आपको आईटीसी भी मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है। ओके, पर कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप कस्टमर से टैक्स इनवॉइस, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और आप आईटीसी भी ले नहीं सकते। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपका रिटर्न जीएसटीआर 4 में जाता है, एनुअली जाता है। आपको 2 रिटर्न देने पड़ते हैं, एक नॉर्मल रिटर्न जो एनुअली होता है और जीएसटीआर 9A जो आपका एनुअल रिटर्न होता है। नॉर्मल रिटर्न भी आपका साल भर का होता है, एनुअल होता है, और एक और एक्स्ट्रा रिटर्न देना पड़ता है जीएसटीआर 9A। ओके, क्वार्टरली स्टेटमेंट जाता है सीएमपी 08 में, और क्वार्टरली पेमेंट होता है, पेमेंट क्वार्टरली होता है पर रिटर्न जीएसटीआर 4 में एनुअली जाएगा, जिसकी ड्यू डेट होगी 30 अप्रैल, यानी ईयर होने के बाद 30 अप्रैल को आपको जीएसटीआर 4 देना है। जीएसटीआर 4 आपको 30 अप्रैल तक दे देना है, और 9 है आपको 31 दिसंबर तक देना है। ओके, 31 दिसंबर तक जो एनुअल रिटर्न होता है। अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो आपको मंथली जीएसटीआर 1, ओके, जीएसटीआर 2 नहीं है, जीएसटीआर 3 भी, तो जो आपका मंथली जीएसटीआर 3 भी होगा वो आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम, ओके, यहाँ पे कौन से केस में मिलती है। चलिए, अब कंपोजिशन स्कीम बेटा आगे हम देखेंगे। आपको 2 स्कीम है, एक सेक्शन 10(1) की स्कीम और एक सेक्शन 10(2)A की स्कीम। तो ये दोनों मैं आपको ग्रेजुअली एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, अब कंपोजिशन रेट क्या है। ओके, कंपोजिशन स्कीम में कंपोजिशन रेट क्या है ये थोड़ा ध्यान से समझ लो। ओके, अगर अगर आप 10(1) की स्कीम में हो, ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर आप 10(1) की स्कीम में हो तो मैन्युफैक्चरर के लिए रेट जो है वो 1% है, रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए 5% है, और ट्रेडर के लिए 1%। ओके, ट्रेडर के लिए 1% है। और जो 10(2)A की स्कीम ले रहा है, यानी जो प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, वहां जो रेट है 6% है, वहां जो रेट है 6% है। तो ये ख्याल रखें, जो इसके बाद में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि मैन्युफैक्चर होगा तो वो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देगा, यानी उसका जो टर्नओवर इन स्टेट आएगा उसका 1% देगा। जनरली इसमें 3 सप्लाई हम इंक्लूड करते हैं। ओके, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम सप्लाई और नील रेट सप्लाई। मतलब क्या, मैन्युफैक्चरर जब 1% देगा तो 1% का सिर्फ टैक्सेबल का 1% नहीं देगा,
ओके वो ओके 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देगा जब टैक्स देगा तो, इन सिंपल वर्ड टैक्सेबल प्लस उसका कोई एग्जाम सप्लाई वो भी प्लस नील रेट सप्लाई ये भी आएगा। नाउ सेम प्रोविजन फॉर रेस्टोरेंट कैटरिंग 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देगा, लेकिन अगर वो ट्रेडर होगा, सुनिएगा, अगर वो ट्रेडर होगा तो ट्रेडर के केस में वो ओनली टैक्सेबल सप्लाई का 1% देगा। ओके टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी ट्रेडर के केस में आपको एग्जाम सप्लाई और नील रेट सप्लाई ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ टैक्सेबल का 1% देना है। और अगर 10-2 की स्कीम होगी तो 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, मतलब 6% ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस नील रेट, इसका टोटल आपको 6% यहाँ पे देना है। ओके ये स्कीम जो है ऑप्शनल है, सुनिएगा, ये स्कीम जो कंपोजिशन स्कीम है ये कंपलसरी नहीं है, ये स्कीम आपको जो है ऑप्शनल है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ये स्कीम क्या है, 10-1 की स्कीम और 10-2 की स्कीम, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10-1 की स्कीम और 10-2 की स्कीम क्या कहती है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आपको बेस लेना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ख्याल रहे, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पीएफआई does not exceeds 150 lakhs या you can say 1.5 CR और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 75 lakhs एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश होगा तो 150 lakhs का लिमिट है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 150 lakhs, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एक्सक्लूडिंग 3, 75 lakhs, तो आपको करंट ईयर में सीएल मिल जाएगा, करंट ईयर में सीएल मिल जाएगा। और करंट ईयर में आप सीएल के रेट से यानी 1% या 5% पर टैक्स दे सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चर होगे तो आप करंट ईयर में 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट पे दोगे, अगर आप ट्रेडर होगे तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर पे दोगे, और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट पे दोगे। तो आपको ये करंट ईयर में एक 1% का आपको स्कीम मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जो स्कीम मिलेगा करंट ईयर में, ये भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर, ये भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख तक ही मिलेगा। यानी जैसे ही आपका 150 लाख क्रॉस हो जाएगा, जैसे ही 150 लाख क्रॉस हो गया, ओके, बाद में आपको जो है नॉर्मल स्कीम यानी आपकी सीएल विड्रॉ हो जाएगी और आपको जो है नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा। आई रिपीट, आपको नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा। तो आप करंट ईयर में अप टू एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख या 75 लाख यहाँ पे ओके तो आपका जो 150 लाख और 75 लाख जो है, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर आपका, यहां तक आप 1% से टैक्स दोगे और 1% से टैक्स होने के बाद जैसे ही आपका टर्नओवर इतना क्रॉस हो गया, सीएल विड्रॉ हो जाएगा और आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स दोगे। चलिए, तो ये था 10-1 की स्कीम। 10-2 की स्कीम क्या है, जैसे 10-1 की स्कीम जो है किसको मिलती है, तो अगर आप देखते हो तो अप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन पीएफआई 75 lakhs for special category of state other than हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर को 150 lakhs, सॉरी 150 lakhs अप्लीकेबल है और 150 lakhs फॉर ऑल अदर स्टेट इंक्लूडिंग एचपी, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये हमने देखा जहां तक है यहाँ पे, अगर आप ये 10-1 की कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी। ओके और वो कंपोजिशंस के लेवी में करंट ईयर में जो रेट मैंने कहा वो रेट से आप टैक्स दोगे, यानी 1%, 5%, 1%, और अगर 10-2 की स्कीम होगी तो 6% से आप टैक्स दोगे। ठीक है, अब उन्होंने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट दिया मार्जिनल सर्विस का, और मार्जिनल सर्विस कॉन्सेप्ट क्या, देखो, जो ये 10-1 की स्कीम ले रहे हैं, अब 10-1 की स्कीम 3 लोगों के अवेलेबल है। ओके यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 ABC, एबीसी को 10-1 की स्कीम अवेलेबल है। किसका अवेलेबल है 10-1 की स्कीम, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर। ओके आई रिपीट, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर। और ये मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर अगर ये सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे, आई रिपीट सप्लाई ऑफ गुड्स, और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो सर्विस, यानी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर गुड्स सप्लाई करेंगे और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो वो केस में यहाँ पे सर्विस देंगे। तो इनको ओके 150 लाख तक या 75 लाख तक 1% ही रहेगा। अब 10-1 की जो स्कीम अप्लाई ओके ले रहा है, कौन ले रहा है, मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग, रेस्टोरेंट एंड ट्रेडर। जो भी ये 10-1 की स्कीम ले रहा है, यहाँ पे ध्यान सुनना, उसको एक 10-2 की कंडीशंस है और 10-2 की कंडीशंस उसको लगती है जो 10-1 में स्कीम ऑप्ट कर रहा है।
और 10.2 की एक कंडीशन है, पर्सन ऑप्टिंग फॉर द स्कीम अंडर 10.1 यानी मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग, रेस्टोरेंट और ट्रेडर कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस, यानी अगर यहाँ पे जो 10.1 की स्कीम ले रहा है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये कंडीशन है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट मार्जिनल लिमिट। हाँ, मार्जिनल लिमिट तक वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ओके, मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा और दूसरा कोई सर्विस नहीं देगा। रेस्टोरेंट कैटरिंग सिर्फ रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला सर्विस देगा। ओके, और तीसरा ट्रेडर सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ लिमिट तक सर्विस अलाउ कर दी है, और ये जो है जो 10.1 की 150 लाख की स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे कितना सर्विस करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। ओके, यानी पिछले साल का जो टर्नओवर इन स्टेट होगा उसका 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर। ओके, और ये लिमिट स्टेट वाइज है, ये लिमिट स्टेट वाइज है। समझ लो आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस है, तो एक से ज्यादा ब्रांचेस होगी तो हर स्टेट में इतना सर्विस प्रोवाइड करने आपको मिलेगा, स्टेट वाइज मिलेगा आपको। ओके, बट ये सर्विस आप इतना दे सकते हो गुड्स के साथ, बट एग्रीगेट टर्नओवर आपका 150 लाख या 75 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, उस एग्रीगेट टर्नओवर में 150 लाख या 75 लाख में आप इतना सर्विस दे सकते हो जो 10%, ओके 10% या 5 लाख विच एवर इज लोअर, नहीं विच एवर इज हायर। ओके, तो ये समझा कि आपको, चलो सब जिसको भी समझाओगा फटाफट 1 टाइप करो, चलो फटाफट। ओके, क्या देख रहे हो, फटाफट 1 टाइप करो। तो चलिए, ओके, तो यहाँ पे ये हमने देखा कि इतना सर्विस दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा यानी 10% से ज्यादा और 5 लाख विच एवर इज हायर, जो भी आपकी अमाउंट आती है उससे ज्यादा अगर आपने सर्विस दे दी तो उसी दिन आपका सीएल विड्रॉ हो जाएगा। यानी इवन दो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 के नीचे चल रहा है, पर आपकी सर्विस अमाउंट, आपका सर्विस अमाउंट ये मार्जिनल लिमिट से ज्यादा हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसी दिन सीएल विड्रॉ कर लिया जाएगा। चलो डन। अब ये 10.1 की जो स्कीम ऑप्ट कर रहा है, ओके, जो मार्जिनल सर्विस लिमिट हमने देख ली, वो उसको 10.2 की कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, और दिस कंडीशन अप्लीकेबल फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी ये जो कंडीशन है अप्लीकेबल है, लिखना तो लिख देना, अप्लीकेबल फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? पहला, पर्सन ऑप्टिंग फॉर 10.1 कंपोजिशन लेवी कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस एक्सेप्ट अलाउड इन प्रोविजो 2 ऑफ 10.1। मतलब जो मार्जिनल, ये प्रोविजो 2 है, मार्जिनल लिमिट तक जितना सर्विस आपको अलाउ किया है उससे ज्यादा उसने सर्विस नहीं देना चाहिए, उतने ही लिमिट तक उसको सर्विस लिमिट अलाउ होगी। उससे ज्यादा अगर सर्विस दिया तो उसी दिन सीएल विड्रॉ कर लिया जाएगा। दूसरा, नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी एक्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वो कोई भी ऐसा गुड्स और सर्विस जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है पेट्रोल डीजल में एंगेज नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि हम एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं, वो एग्रीगेट टर्नओवर में जहां तक देखा जाए किसी भी ब्रांच में उसने सेम पैन में, आई रिपीट सेम पैन में किसी भी ब्रांच में उसने पेट्रोल डीजल वगैरह ओके यहाँ पे या अल्कोहलिक लिकर सप्लाई नहीं करनी चाहिए। अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में तो उसका सीएल उसी दिन विड्रॉ कर लिया जाएगा। आई रिपीट, उसका सीएल उसी दिन विड्रॉ कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एसओजी और एसओएस। हाँ, वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई यहाँ पे कंपोजिशन लेवी ले रहा है तो वो स्टेट के बाहर नहीं बेच सकता, विद इन स्टेट उसको आउटवर्ड सप्लाई करना पड़ेगा। जिस दिन उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया उसी दिन उसका सीएल विड्रॉ हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। क्या आपको ध्यान देना है? वो आउटवर्ड सप्लाई मना कर रहे हैं, वो इनवर्ड सप्लाई मना नहीं कर रहे। मतलब आप इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकते हो, आपको मतलब आप अदर स्टेट से परचेस कर सकते हो, कंपोजिशन लेवी ले सकते हो, रिस्ट्रिक्शन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई पे है। उसके बाद में नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ, जो टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ अमेंडमेंट है। ओके, पहले नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस था, यानी ईसीओ के थ्रू उसने गुड सप्लाई नहीं करने चाहिए और ईसीओ के थ्रू उसने सर्विसेज सप्लाई नहीं करनी चाहिए। पर अब ये रिस्ट्रिक्शन ओनली सर्विस को अप्लीकेबल है। मतलब ये हुआ कि अगर कंपोजिशन लेवी वाला गुड्स सप्लाई करता है ईसीओ के थ्रू तो उसको सीएल मिलेगा। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, अगर वो गुड्स सप्लाई कर रहा है ईसीओ के थ्रू जो टीसीएस कट करते हैं, तो गुड सप्लाई करता है ईसीओ के थ्रू जो टीसीएस कट करते हैं तो सीएल मिलेगी। कहाँ रिस्ट्रिक्शन है? अब ये सर्विस को रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे थ्रू ईसीओ तो आपको सीएल नहीं मिलेगा।
उसके बाद में आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो। अब नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर मतलब क्या? आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको, टोबैको सब्स्टिट्यूट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ओके, एग्रीगेट्स, इन गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर होगे, ख्याल रहे रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को है, इन गुड्स के अगर आप इन गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर होगे तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। पर फिर से कह दो, रिस्ट्रिक्शन मैन्युफैक्चरर को ही है। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो ट्रेडर को नहीं है, रेस्टोरेंट कैटरिंग को नहीं है। अगर कोई ट्रेडर पान मसाला बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, या कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला आइसक्रीम बेच रहा है, तो उसको सीएल मिलेगा। अरे समझा नहीं समझा? तो आपके क्वेश्चन करने के बाद जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ओके, मजा आएगा, और क्वेश्चन रियली बहुत अच्छे है। अरे यहां तक समझा क्या? तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को है, और नाइदर सीटीपी और एनआरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये कंडीशंस उन्होंने डाली है। ओके, ये कंडीशंस उन्होंने डाली है, और मैं आपको कह दूं, अगर आप ये कंडीशंस में आते हो तो उसी दिन करंट फाइनेंशियल ईयर में सीएल विड्रॉ हो जाएगा। ओके, विड्रॉ हो जाएगा। पर ख्याल रहे, ये कंडीशन सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में है। मतलब प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर आपको ये लिख के दिया कि भाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर था, या सर्विस उसने की, पिछले साल कुछ भी किया हो, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें सिर्फ पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, एंड इट शुड नॉट एक्सीड्स 150 lakhs और 75 lakhs। ठीक है? ओके, तो जहां तक देखा जाए तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि, फिर से कहता हूं, ये सारा रिस्ट्रिक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है। पिछले साल कुछ भी हो, अब बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि लास्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट, अरे पढ़ा था कहीं तो भी इंटरेस्ट रेट होगा तो सीएल नहीं मिलता है। भाई वो कंडीशन प्रीवियस ईयर में नहीं, वो कंडीशन करंट ईयर में है। ओके, करंट ईयर में होगा तो सीएल नहीं मिलेगा, सीएल विड्रॉ हो जाएगा। ये समझा क्या? ये समझा क्या? वेरी गुड। तो ये हमने देखा। अब एक प्रोविजो टू 10(2) है, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप सीएल ले रहे हो और आपकी एक से ज्यादा रजिस्टर्ड ब्रांचेस है सेम स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में, अगर आप सीएल ले रहे हो तो सीएल आपको तभी मिलेगा, सुनना, सीएल आपको तभी मिलेगा जब सारी ब्रांचेस को ले रहे हो। अगर तू है तो पूरी कायनात है, तू नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब मिलेगी सीएल तो सबको मिलेगी। और अगर एक भी इनएलिजिबल हो जाता है, आई रिपीट, एक भी इनएलिजिबल हो जाता है तो सभी इनएलिजिबल हो जाएंगे। Schemes could be applicable for all businesses having registered under same PAN of a condition required to offer composition scheme। अगर एक भी इनएलिजिबल हो जाता है तो सारा इनएलिजिबल हो जाएगा। सेम पैरेलल लाइन पे जहां तक है, मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको पढ़ाते वक्त। समझ लो आपका कोई एक ब्रांच स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में है, मणिपुर में है, तो मणिपुर में टर्नओवर लिमिट कितनी है? 75 lakhs, और दूसरा ब्रांच आपका महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ पे आपको ओवरऑल लिमिट 75 lakhs ही लगेगी। क्योंकि मणिपुर का 75 है, तो उसके वजह से अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख के ऊपर जाता है तो वो केस में मणिपुर इनएलिजिबल हो जाएगा। अगर मणिपुर इनएलिजिबल हो जाएगा तो आपकी सारी ब्रांचेस इनएलिजिबल हो जाएगी। इसलिए आपकी कोई भी एक ब्रांच अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में एक भी ब्रांच होगी तो इनडायरेक्टली आपको सीएल 75 लाख का ही हो गया, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे मणिपुर 75 लाख के ऊपर जाता है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो इस प्रोविजो के हिसाब से सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे। ये समझ में आया क्या आपके? वेरी गुड। ये तो था बेटा यहाँ पे 10(1) की स्कीम। आई रिपीट, ये था 10(1) की स्कीम। 10(2) की स्कीम क्या है? 10(2) की स्कीम उन पर्सन को है जो 10(1) में एलिजिबल नहीं होते, प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर। प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर। क्यों? क्योंकि 10(1) में एक ही सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल है। कौन सा सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल है? रेस्टोरेंट और कैटरिंग। रेस्टोरेंट कैटरिंग, हाँ, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है और वही एलिजिबल है। बाकी तो बेटा वो क्लियर कहते हैं कि आपने सर्विस नहीं देना चाहिए। 10(2) की कंडीशन है कि आपने सर्विस नहीं देना चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर है या रेस्टोरेंट कैटरिंग है, वो सिर्फ मार्जिनल लिमिट तक सर्विस दे सकते हैं, साथ में एंसिलरी साथ में। इन शॉर्ट 10(1) की स्कीम रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के बाकी अगर कोई प्योरली सर्विस प्रोवाइडर होगा तो 10(1) की स्कीम नहीं मिलती है। तो उसको कौन सी स्कीम मिलती है फिर? 10(2) की स्कीम, जिसमें लिमिट कम है, 50 लाख का लिमिट अप्लीकेबल होता है, और 150 लाख इतना लिमिट नहीं मिलता है। तो 10(2) की स्कीम अप्लीकेबल होती है। या फिर वो मैन्युफैक्चरर या वो ट्रेडर
जिनके सर्विस एलिमेंट ज्यादा है, मार्जिनल लिमिट से ज्यादा है। देखो 10(a) की स्कीम्स किसको मिलेगी? जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है। अब 10(1) में एलिजिबल कौन नहीं है? सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। दूसरा, वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जिनकी सर्विसेज मार्जिनल लिमिट से बहुत ज्यादा है पर टर्नओवर 50 लाख से कम है। कोई समझ लो एक ट्रेडर है, 20 लाख का धंधा गुड्स का करता है और 15 लाख का सर्विस का करता है, तो उसका मार्जिनल लिमिट से ज्यादा सर्विस है, तो उनको भी 10(a) की स्कीम मिलेगी। पर 10(a) का रिस्ट्रिक्शन है कि 50 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर 50 लाख क्रॉस नहीं होता है तो करंट ईयर में आप अप टू 50 लाख, आई रिपीट, करंट ईयर में आप अप टू 50 लाख ओके यहाँ सीएल ले सकते हो। ओके यहाँ 6% रेट रहेगा। ओके और यहाँ नो डाउट मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। एंड इज नॉट एलिजिबल मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख के ऊपर, सॉरी आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 50 लाख या उससे नीचे होना चाहिए, और आप 10(1) 10(2) में एलिजिबल नहीं होने चाहिए। मतलब आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप 10(1) 10(2) में एलिजिबल नहीं हो तो 10(a) की स्कीम मिलेगी। नाउ ये स्कीम में लगभग कंडीशन सेम है, यानी यहाँ जीएसटी 6% से आता है, और यहाँ की स्कीम में जहां तक देखा जाए तो 10(a) की स्कीम में कंडीशन सेम है एक्सेप्ट पहला वाला। जैसे यहाँ पहला वाला कंडीशन क्या था? यहाँ पहला वाला कंडीशन था कि आप सर्विस में एंगेज नहीं होना चाहिए मोर देन मार्जिनल लिमिट। यहाँ वो कंडीशन डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि है ही ये सर्विस प्रोवाइडर या जिनकी सर्विसेज ज्यादा है उनके लिए है। तो हाँ, जो सेकंड वाली कंडीशन है वहां से सेम आता है, मतलब नॉट एंगेज इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, सेम कंडीशन है। ओके सर्विस जो है वो ईसीओ के थ्रू नहीं होनी चाहिए, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, और नाइदर सीटीपी और एनआरटीपी होना चाहिए। अब देखो इसमें अगर आप बुक देखोगे तो इसमें नोटिफाइड गुड्स जो है वो नोटिफाइड गुड्स इतने ही है, मतलब आइसक्रीम, एडिबलाइज, पान मसाला, एरिएटेड वाटर और टोबैको। हाँ, यहाँ पे जो नोटिफाइड गुड्स है यहाँ लिमिटेड लिस्ट है, और यहाँ पे सिर्फ इतनी ही लिस्ट आएगी, टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स तक इतनी ही लिस्ट यहाँ पे आएगी। ओके बाकी की लिस्ट इधर नहीं है। मतलब क्या? मतलब फ्लाई ऐश, फ्लाई एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड एक्सेट्रा, अगर ये गुड्स हो गए तो यहाँ 10(a) की स्कीम मिल सकती है। सिर्फ यहाँ 4 नोटिफाइड गुड्स है, आइसक्रीम, एडिबलाइज, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। बाकी तो प्रोविजन सेम है। 10(a) की स्कीम भी आप ब्रांच वाइज नहीं ले सकते, लेना है तो आपको सबके लिए लेना पड़ेगा, नहीं तो वो केस में एक भी इनएलिजिबल होता है तो सभी इनएलिजिबल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट 10(3) कहता है ओके आपने अगर ऑप्शन ले लिया, क्योंकि 10(1) की स्कीम या 10(a) की स्कीम ऑप्शनल है, अगर आपने ऑप्शन ले लिया तो आपका करंट ईयर में जैसे आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख, 75 लाख से 50 लाख क्रॉस हो जाता है, स्कीम लैप्स हो जाएगा, यानी आपको करंट ईयर में स्कीम कंप्लीट पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगी। करंट ईयर में जो स्कीम मिलेगी आपको 1%, 5% या 6%, ये कब लैप्स होगा, कब विड्रॉ होगा? जैसे ही आपका टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख या ओके आपका 50 लाख क्रॉस हो जाता है। अदर कंडीशन, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, वो आईटीसी नहीं ले सकता है और वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, वो बिल ऑफ सप्लाई देगा। उसके बाद में अगर उसने सीएल जबरदस्ती लिया, मतलब वो एलिजिबल नहीं होगा तभी भी उसने सीएल लिया, या उसका सीएल विड्रॉ हो गया होगा पर उसने गवर्नमेंट को नहीं बताया, तो उसके टैक्स तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ में उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। ओके कंपोजिशन स्कीम में जो होगा बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ता है और उनको इनवॉइस में लिखना पड़ता है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ऐसा इनवॉइस में लिखना पड़ता है, और उनका डिस्प्ले बोर्ड पे लगाना पड़ता है कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। ये उनको रिस्ट्रिक्शन है। बाकी कंपोजिशन स्कीम की इंटीमेशन देनी पड़ती है, ध्यान से देखिएगा, कंपोजिशन स्कीम की आपको इंटीमेशन देनी पड़ती है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, सुनिएगा, जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपके REG 01 में ही आपको इंटीमेट करना पड़ता है, सेपरेट इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। REG 01 में ही आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि यू आर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, क्यों, अब आपको एक बात बता दूं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मतलब क्या, आपको कंपोजिशन स्कीम जो है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने ले लिया तो अब लाइफ टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब भी आपका, सुनना मेरी बात, जब भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख के नीचे जाता है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर सीएल। ओके अब आपको लेना है नहीं लेना है आप डिसाइड करो, क्योंकि इसमें आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन ओके आपका टर्नओवर पिछले साल का, समझ लो आप 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, अरे आप 50 साल से बिजनेस कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं,
जब जब भी आपका एग्रीगेट टर्न और प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड के नीचे रहेगा 150, 75 या 50, आपको सब्सिक्वेंट ईयर में ओके सीएल के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो और सीएल लेना चाहते हो तो फिर आपको इंटीमेशन देना पड़ता है ओके बिफोर स्टार्टिंग द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले आपको CMP 02 में इंटीमेशन देना पड़ता है कि मैं ओके अगले साल से यानी 1 अप्रैल से सीएल लेना चाहता हूँ। और आपने कोई भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस से इंटीमेशन दे दिया तो सारे प्लेस ऑफ बिजनेस का इंटीमेशन माना जाएगा। आपकी कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगी अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या फिर जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया उस दिन से आपकी इफेक्टिव होगी। ठीक है, उसके बाद में पर्सन सीजेस टू फुलफिल अबो कंडीशन। हाँ, कंपोजिशन स्कीम कब विड्रॉ होगी? जब आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। वॉलंटरी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है क्वार्टरली CMP 08 में स्टेटमेंट देना पड़ता है और 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ देना पड़ेगा। रिटर्न एनुअली है GSTR 4 जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल है, और आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है GSTR 9A में। ठीक है, ये हमने देखा कंपोजिशन स्कीम में। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए, सुनिएगा, जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, ठीक है, जस्ट मिनट, मैं आपको थोड़ा ऐसे समझा दूं। नोट्स रेगुलर बैच की नोट्स लेके, हाँ, अब देखिए, जब आप कंपोजिशन लेवी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो समझ लो आपने 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिया और 20 लाख के थ्रेशोल्ड के बाद आप सीएल लेना चाहते हो, तो आप करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख तक ही सीएल ले सकते हो। तो पहला आपका सवाल खड़ा हो जाएगा कि सर जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर निकालूंगा फॉर सीएल तो ये 20 लाख के थ्रेशोल्ड के बाद या 10 लाख का थ्रेशोल्ड जो भी आपने लिया होगा उसके बाद 150 मिलेगा या वो इंक्लूड करके 150 मिलेगा? तो बेटा वो इंक्लूड करके 150 मिलेगा। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि दैट 20, अब आपका कितना बचा? अगर आप 1.5 के इसमें होगा तो ओके आपको 1.3 CR ही बचा जिसके आप सीएल ले सकते हो क्योंकि 20 लाख थ्रेशोल्ड में थे, या 75 में होगा तो 55, अगर आप 50 लाख की स्कीम में होगे तो 30 लाख। इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप थ्रेशोल्ड के बाद सीएल ले रहे हो तो थ्रेशोल्ड होने के बाद 150 लाख नहीं, जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिया जाएगा तो ये 20 लाख भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे और ये 20 लाख ऐड करके, आई रिपीट, ये ऐड करके आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिया जाएगा। यानी ओके 1 अप्रैल से लेके टिल यू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन जो आपका थ्रेशोल्ड होता है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाएगा। ये समझा क्या? ये समझा होगा तो 1 टाइप करो। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जब आप टैक्स दोगे, यानी जब टर्न ऑन स्टेट, टैक्स किसके ऊपर देते हो आप? टर्न ऑन स्टेट पे। तो जब आप 1%, 5%, 6% टैक्स दोगे तो टैक्स आप जो थ्रेशोल्ड में 20 लाख हुआ उस पर नहीं दोगे, उसके बाद जो बचेगा यानी 130 या 55 या 30 लाख, ओके, या आप 10(1) के स्कीम में होगे तो 130, जहां 150 लाख का टर्नओवर अप्लीकेबल होता है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 20 तो आपका हो गया खत्म, तो आपका जो 55 लाख बचा, या 10 लाख होगा तो 65 लाख, या फिर यहाँ पे 30 लाख। तो जो आपका थ्रेशोल्ड के बाद बचेगा उसके लिए उसका आपको 1% देना है। एक बार फिर से, एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त आपको पूरा लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त आपको पूरा लेना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये थ्रेशोल्ड वाला इंक्लूड होगा। और जब आप टर्नओवर इन स्टेट लोगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, आई रिपीट, जब आप टर्नओवर इन स्टेट लोगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपको जो है 1% ऑफ दैट टर्नओवर इन स्टेट लेना है। ओके, मतलब ये जो है ये थ्रेशोल्ड का निकाल के आगे जो बचेगा उसका 1% देना है। ये समझा क्या आपको? ये समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो, ये समझा होगा तो आप फटाफट 2 टाइप करो। तो ये वो मैं यहाँ पे इस चार्ट में आपको यही पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जो थ्रेशोल्ड वाला टर्नओवर होगा वो एग्रीगेट में लिया जाएगा, वो एग्रीगेट में लिया जाएगा। ओके, बट जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपको वो थ्रेशोल्ड छोड़ के जो एक्स्ट्रा है उस पर देना पड़ेगा। तो शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नेमली सप्लाईज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये समझ में आया कि आपको? वेरी गुड।
ये समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे या टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे, तो आपको एक सर्विस जो एग्जाम सर्विस कही जाती है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन और एडवांसेस, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन और एडवांसेस वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इधर थोड़ा स्पेशल डिस्कशन लेना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स या डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, तो अगर आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग होगा, और ये किसका, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का, तो ये जो है आपके किसी भी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपके एग्रीगेट टर्नओवर से आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर वो एग्रीगेट टर्नओवर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का निकाल रहे हो, आप एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का निकाल रहे हो, सभी कैलकुलेशन से आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये जरूर पढ़ना एग्जाम्पल। जैसे समझ लो मैं एक ट्रेडर हूँ और मुझे अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है या मेरे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट है तो सर्विस बट एग्जाम सर्विस है, और ये आपके किसी भी टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा। लेट्स अज्यूम, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड इन PFI इज 152 लाख। पिछले साल उसका एग्रीगेट टर्नओवर 152 लाख था, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख। तो इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देना, सारे कैलकुलेशन से इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देना या उसको कंसिडर मत करना। तो 152 में से 3 अगर मैं इंटरेस्ट डिडक्ट कर दूं तो कितना बचा, तो 149। तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 149 है। अगर मेरा 149 है तो क्या मुझे सीएल मिल जाएगा? यस, 150 के नीचे है तो सीएल मिल जाएगा। इंटरेस्ट को आपको छोड़ के देखना है। दूसरा, XYZ Limited has opted for composition levy in current financial year as turnover of preceding financial year is less than 150, 75, 50 lakhs. Till September current financial year aggregate turnover of XYZ Limited is 155 lakhs, which includes 10 lakhs as a interest on loan advances or deposit. भाई उसने सीएल ले लिया और करंट ईयर में उसको सीएल कितने टर्नओवर तक मिलेगा? 150 लाख तक मिलेगा। तो यहाँ पे उसका जो टर्नओवर है 155 हो गया, लेकिन उसमें इंटरेस्ट 10 है, तो इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दो। इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद आपका कितना आया? 145। 145 मतलब अभी भी आपके पास 5 लाख का लिमिट बाकी है। आपको आपके करंट ईयर के भी एग्रीगेट टर्नओवर में, सुनना, आपको आपके करंट ईयर के भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट को नहीं लेना है। ओके, वो इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है, मतलब अभी भी आपकी 5 लाख की लिमिट बाकी है। ओके, ये समझा क्या? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब बोलो फटाफट, जो भी कनेक्टेड है बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में मैन्युफैक्चरर PQR Limited has opted for composition levy in current financial year. Its turnover of the state in Maharashtra in first quarter, उसमें टैक्सेबल सप्लाई, देखो मैन्युफैक्चरर है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई, उसको 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट लगेगा, और टर्नओवर इन स्टेट में टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस नील रेट सब ऐड होता है, तो टैक्सेबल दोनों भी ऐड हो जाएगा, एग्जाम भी ऐड हो जाएगा। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट होगा तो ये इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना, ये कैलकुलेशन में मत लेना। इवन दो टर्नओवर इन स्टेट में एग्जाम सप्लाई ऐड होता है, पर इन्होंने खुद ही कहा है कि जब भी आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे या एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो वो केस में आपको इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा। ये समझ में आया क्या? यहाँ इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा, तो यहाँ मतलब आपका जो लिया जाएगा वो 20 + 2 + 1 यानी 23 लाख का 1% निकाला जाएगा, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, ABC Limited has a turnover in state of Maharashtra preceding financial 80 lakhs. Turnover includes 7 lakhs for interest on loan advances or deposit. Whether ABC Limited eligible for CL in current financial year? Also, what is the amount of marginal limit of service? पिछले साल का टर्नओवर 80 था, उसमें इंटरेस्ट 7 था, तो इंटरेस्ट को डिडक्ट करके क्या टर्नओवर आया? तो इंटरेस्ट को डिडक्ट करके टर्नओवर 73 आया। क्या उसको सीएल मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र में। दूसरा, जब आप मार्जिनल लिमिट लेते हो तो मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस कितना लेते हो आप? मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस आप लेते हो, और वो कितना होता है बेटा? 10%। सुनिएगा, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना है उसका? 80। पर 80 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट को निकालकर उसका 73 बचा, उसका 10% और 5 लाख विचएवर इज हायर, तो विचएवर इज हायर जो आएगा या 7.3 लाख उसको मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद में कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल ऑफ ABC Limited वेयर मार्जिनल लिमिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर सप्लाई ऑफ सर्विस 7.3 लाख। टिल सितंबर ABC मेड अ सप्लाई ऑफ गुड्स 75 लाख एंड सर्विस 9 लाख व्हिच इंक्लूड इंटरेस्ट 2 लाख। हाँ, अब उसको मार्जिनल लिमिट कितनी मिली करंट ईयर में? 7.3।
चलो करंट ईयर में उसका गुड 75 है और सर्विस 9 हो गई, वो तो 7.3 के ऊपर चलेगी नहीं, उस 9 में 2 इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को निकाल दो, इंटरेस्ट को सारे कैलकुलेशन से निकाल देना फॉर सीएल हाँ, और उसको निकाल के अभी कितना हुआ, ओके अगर हम 2 लाख इंटरेस्ट का निकाल दे तो आपका होता है 7 लाख। ये 7 लाख अभी भी आपके मार्जिनल लिमिट से कम है, अगर मार्जिनल लिमिट से कम है तो आपको यहाँ पे सीएल मिल जाएगा। इस तरह से हमारा हर एस्पेक्ट हो गया रिगार्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इतने यहाँ पे हर एस्पेक्ट को, जितना भी टाइम हमारे पास है, हर एस्पेक्ट को मैंने कोशिश की कवर करने की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए कंपोजिशन स्कीम के, लेकिन आप इसके बाद क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपके और कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी और बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर मज़ा आया होगा रिविजन में तो MZ टाइप कीजिएगा। ओके यहाँ पे चलिए, तो ये हमने देखा ओके रिवीजन ऑफ कंपोजिशन लेवी,